सिलेबस देख क्या है, थोड़ा बहुत याद किया कि सिलेबस टॉपिक। देखो वो जो आपका सिलेबस है ना, जो 6 पॉइंट है ऊपर ग्रामर के, है ना, आप लेटर लिखो, पैराग्राफ लिखो, एलिब्रेशन करो या कुछ भी करो, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करनी है कि कोई भी आप सेंटेंस बनाओ ना, तो उन 6 टॉपिक में से ही बनाना, है ना भाई। सेंटेंस ऐसा बनाना जिसके अंदर टेंस का यूज हो, सिंपल सेंटेंस हो, एक्टिव पैसिव का यूज हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यूज हो। जैसे बहुत सारे टॉपिक और भी होते हैं ना इंग्लिश ग्रामर में, इन्वर्जन है और है, उन सभी सेंटेंस का यूज नहीं करना है। और देखो आपको जो इंग्लिश वाला पेपर है ना, उसमें कंटेंट नहीं डालना है ज्यादा। देखो कंटेंट चेक किस में होगा आपका, पेपर 1, 2, 3 में, है ना भाई। आप इंग्लिश के पेपर में अगर ऐसा भी लिखो इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1945, तो उस एग्जाम वाले को कोई मतलब नहीं है, लेकिन पॉलिटी वाला वहां गलत करेगा। लेकिन आपने सेंटेंस के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाया ना, तो आपके नंबर काट लेगा, काटेगा ना। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो नंबर काटेगा। आपने कंटेंट क्या डाला उसे नहीं मतलब है, कंटेंट आपका चेक होगा पेपर 1 में, 2 में, 3 में। समझ गए आप बात क्या कहना है। तो ज्यादा अच्छा कंटेंट डालने के चक्कर में आप ऐसा मत कर देना कि इंग्लिश ही गलत लिख दो, है ना, आप वो क्या भी गलत लिख दो, हाई फाई मतलब वर्ड डालने के चक्कर में। ऊपर करो, है ना, ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। अपने को सिंपल सिंपल सेंटेंस, सिंपल सिंपल वर्ड, सिंपल सिंपल वोकैब डालनी है। और इन कोमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इनका जरूर ध्यान रखना है। इनके पूरे नंबर काटता है एग्जाम वाला, है ना। इंग्लिश मीडियम के बच्चे क्या करते हैं, बहुत अच्छा सेंटेंस लिख देते हैं लेकिन पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, तो वो क्या कर लेगा, वो सेंटेंस को देखेगा ही नहीं, फट नंबर काट लेगा आपके, है ना। तो ऐसी गलती अपने को नहीं करनी है। कंटेंट ज्यादा डालने की कोशिश नहीं करनी है, वो पेपर 1, 2, 3 में करना है अपने को। अब उसके बाद देखो, अब कल आपको सिलेबस नहीं बताया था ना सही से। अब देखो अब टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे अपने इंग्लिश के पेपर में, पता है क्या आप लोगों को कितने आएंगे मैडम, नहीं पता। 34 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे आपको याद रखना, देखो एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए ना। आप पक्का अपने को आरएस बनना ही बनना है, तो अपने को एक एक चीज पता होनी चाहिए कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा ना। 1% भी अपने मन में अपने को कोई डाउट नहीं रखना है कि बढ़ेंगे नहीं, अपने पक्का बढ़ेंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 34। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 34, है ना। अब देखो मैं आपको सिलेबस बताता हूँ पूरा, है, आप मेरे साथ उसको नोट करना सही से। ऐसे लिखो सिलेबस, पता आप लोगों को अच्छे से। अब लिखो, देखो क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन 10, ऐसे लिखो। कल पहली क्लास थी ना, तो थोड़ा बताया नहीं था वो, ऐसे लिखो। अब देखो 1 से 10 क्वेश्चन में क्या आएगा, क्या पूछेगा आपसे वो, हाँ ग्रामर पूछेगा, लेकिन देखो ऐसे लिखेगा वो, हाँ एरर पूछेगा आपसे, करेक्ट एंड रीराइट दी सेंटेंसेस, ऐसे लिख लो, करेक्ट एंड रीराइट दी सेंटेंसेस, क्वेश्चन 1 से 10 में। अब इसके नीचे एक नोट लगाओ, नोट, ऐसे लिखो नोट। देखो नोट क्या है कि इन 10 क्वेश्चन में कोई भी सेंटेंस नो एरर नहीं होगा, सब में कोई ना कोई एरर होगी, सब में कुछ ना कुछ गलत लिखा होगा, वो आपको सही करके लिखना है। बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, ऊपर का सेंटेंस एज इट इज नीचे लिख देते हैं बहुत बार ना, ऐसा आपको नहीं करना है। कुछ ना कुछ उसमें एरर जरूर है, आपको कुछ ना कुछ तो उसमें सही करके लिखना है। ऐसे लिख लो, कोई भी सेंटेंस नो एरर नहीं होगा, 1 नंबर में ऐसे लिख लो, कोई भी सेंटेंस नो एरर नहीं होगा। इफ नहीं मैडम, उसमें पक्का एरर होगी, इफ एनी ऐसा लिखा नहीं आएगा, क्योंकि आपको सेंटेंस रीराइट करना है नीचे। वो जो बैंक एसएससी जैसे एग्जाम होते हैं ना, उनमें नो एरर का ऑप्शन होता है पीछे, लेकिन आरएस वाले में आपके नो एरर नहीं होगी, उसमें पक्का एरर होगी और आपको सही करके ही लिखना है उसको। सिर्फ आपसे 10 ही क्वेश्चन पूछेगा, वो सब में एरर होगी एक एक, सब में क्या होगी एरर। दूसरा ऐसे लिखो, सेंटेंस को एज इट इज नहीं लिखना है, कुछ ना कुछ उसमें गलत होगा ना, उसको सही करके लिखना है। और देखो तीसरा पॉइंट क्या है कि 1 से जो 10 क्वेश्चन है ना, इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। इनका क्या याद होना चाहिए आपको,
इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। 3 पॉइंट डाल लो बस। सीक्वेंस आपको जरूर याद करना है, आपका पक्का नंबर बढ़ेगा उससे। नहीं, आप समझ जाओगे। देखो आप एक बात सोचो कि 8 नंबर जो एरर होगी ना, जो सेंटेंस होगा वो ऐसा होता है कि 99% एक्टिव पैसिव का होगा, ठीक है। लेकिन अगर वहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लिखा होगा तो आप पहचान लोगे उसे, है ना। मतलब आपको हेल्प जरूर मिलेगी याद होने से। वरना आप देखो पहले ही क्वेश्चन में आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के एरर ढूंढोगे तो आप गलती कर रहे हो ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर याद करने से आपको फायदा जरूर मिलेगा, नुकसान नहीं होगा, है ना। और छोट छह तो चीजें आपको याद करने के लिए, याद कर लेना आराम से, ऐसे लिख लो। है नहीं, एक ऐसा जरूरी नहीं है मैडम एक क्वेश्चन में एक होगी, दो भी हो सकती है। ऐसा बहुत बार पूछा आरपीसी ने, एक ही सेंटेंस दो जगह गलत था। आप पुराने पेपर देखे आप सभी लोगों ने? पुराने पेपर अच्छे से देखा करो अपने। अब अगली सीट पे कैसे जाएगा? प्लस पे। हाँ अब देखो, अब ऐसे लिखो, देखो आप कैसे जानते हो? आप लोगों ने पढ़ा रखा है क्या पहले? आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ऐसे लिखो। आर्टिकल डिटरमिनर के दो क्वेश्चन आएंगे, एक तो ये डिटरमिनर का मतलब क्या होता है? डिटरमिनर ना बहुत बड़ी चीज है, एडजेक्टिव उसका छोटा सा पार्ट है, आर्टिकल उसका छोटा सा पार्ट है। देख लिया? अब अगला देखो, अगला टॉपिक कौन सा होता है? हाँ, प्रीपोजिशन। अब देखो इससे क्या मदद मिलेगी ना, मान लो पहला ही पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल का है, एन लिखा है तो उसका दा बना देना, दा लिखा है तो ए बना दे, थोड़ी तो मदद मिलेगी ना, यही तो फायदा होगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन प्रीपोजिशन का, तो आपको पता है इसमें इसी की कुछ आगे पीछे करना है। हाँ और क्या करें? तो फिर देखो एक बात बताओ, जब तक सेंटेंस समझ में आए तब तक तो पूरा सही करना है, जब आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तब तो थोड़ी मदद तो लेनी ना अपने को। हाँ बस, और क्या। आर्टिकल देखो आप समझ जाओगे, ए और एन तो आपको लगाना आता है, पीछे कौन सा बचा? दा। तो जब ए लगा हुआ है तो दा लगा देना, एन लगा है तो। हाँ आए थे। हाँ हाँ, नो आर्टिकल का भी आता है। हाँ नो आर्टिकल तो टॉपिक है ना, आएगा ना, उसका क्यों नहीं आएगा? उसका भी आएगा। अब देखो 3 नंबर लिखो, 3 नंबर कौन सा टॉपिक है? टेंसेज एंड सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, ये आएगा क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे लिख लो। अगला टॉपिक कौन सा है बताओ? बस 6। इसका क्वेश्चन नंबर 7। आगे। हाँ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्वेश्चन नंबर 8, ऐसे लिख लो। तो कितनी सिंपल सिंपल चीजें पूछ के आगे कर लूं, और कितनी बड़ी पोस्ट देते हैं ना। हिंदी का तो पता नहीं, सेम पूछते हैं हिंदी का भी।
अब ना आप इस बार अच्छी तैयारी करके आरएस निकाल लो, क्योंकि अब मतलब ये लास्ट चांस और होगा, उसके बाद ऐसा नहीं बचना है आरएस। आप ये देख लेना, जो इतना आसान है ना अब ये ऐसा नहीं बचेगा अब 1-2 साल बाद बिल्कुल भी। अब नरेशन का कौन सा होगा, कहां तक हो गए थे, 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्योंकि देखो यूपीपीसीएस का चेंज हुआ था ना पैटर्न पिछले साल, अब पूरा यूपीसी कर दिया और उसके क्वेश्चन देखना कितने खतरनाक आ रहे हैं। तो आरएस भी लास्ट ही है जो इतना आसान बचा हुआ है, देखो धीरे धीरे इसको सब चेंज कर देंगे वो। हाँ काफी चेंज किया था ना इस बार भी, आगे तो और चेंज करेंगे। हाँ नहीं नहीं अभी तो इतना नहीं करेंगे, नहीं करेंगे अभी तो। हाँ अभी तो जस्ट पीछे किया ना थोड़ा सा, नहीं करेंगे आरएस में, थोड़ा सा टाइम लगाएंगे करने, पर अब मान लो एक मौका और तब तक तो नहीं करेंगे, निकल जाएगा, ऐसा कोई मुश्किल नहीं हो। धीरे धीरे नहीं चलना है, कंपटीशन के लिए क्या आपको दौड़ दौड़ के चलना होता है, मतलब जल्दी जल्दी चीजें करनी होती है। लोग जो चीजें 4 दिन में पढ़ेंगे ना, आपको 1 दिन में पढ़नी है कैसे भी, बस वही बात भाई, ना चाहते हुए भी आपको काम करना है। अब ये देखो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, है ना, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, एक, तो टोटल कितने नंबर के हो गए, 10 मार्क्स के हो गए। टोटल कितने नंबर के हो गए, 10 नंबर के। और 11वां क्वेश्चन कौन सा आएगा, हाँ उसमें देखो कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है ना। अब देखो आगे लिखो, देखो ऐसे लिख लो, साइनो एंटो, 2 क्वेश्चन इसके आएंगे, 2 क्वेश्चन इसके आएंगे। देखो इसमें अपने को पैटर्न की जरूरत भी नहीं है, ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कितने नंबर का होगा एक क्वेश्चन, 1 नंबर का, है ना, तो कितने नंबर के हो गए, 2 नंबर के, और ये भी कितने हो गए, 2। एंटो साइनो के बाद क्या आएगा, हाँ फ्रेजल एंड ईडियम्स, एक ईडियम का क्वेश्चन आएगा और एक फ्रेजल का आएगा, दोनों फ्रेजल नहीं आएगी, देखो एक ईडियम आएगी पक्का, एक फ्रेजल आएगी। और सबसे आसान चीज क्या होती है, ईडियम ही सबसे आसान। सबसे मुश्किल पार्ट कौन सा इसमें बताओ, आगे चलो देखो आगे क्या, 1 वर्ड आएंगे, 2 क्वेश्चन, 2, और उसके बाद 1 वर्ड के बाद, हाँ कंफ्यूजेबल वर्ड, होमोनिम्स भी बोलते हैं, हाँ। अब ये देखो कितने नंबर हो गए टोटल, 10 हो गए ना ये भी, ऐसे लिख लो 10। दस ही क्वेश्चन हो गए और कितने नंबर हो गए, 10। अब टोटल सवाल कब कितने हो गए अब तक, 20, सब एक एक नंबर के हैं। देखो इसमें सबसे जो मुश्किल है ना वो 1 वर्ड है, और याद करने तो आसान है, लेकिन एग्जाम में क्या होगा ना, आपको पता नहीं चलेगा कि, हाँ याद नहीं आएगा आपको, समझ गए आप, समझ गए कैसे, नहीं ये देखो साइन तो मुश्किल नहीं है, क्यों, वर्ड लिखा होगा नीचे 2 ऑप्शन होंगे, तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा। एक बात सोचो, देखो ये 100 बच्चों की क्लास हो और इनमें से कोई एक ना आए और मेरे को पूछा जाए कौन सा एक नहीं आया, तो मैं पता नहीं लगा सकूंगा इजीली ना भाई, ऐसे थोड़ी पता लगा सकता कौन सा एक नहीं आया, वही बात उसके अंदर 1 वर्ड में। लेकिन साइन में तो क्या होगा, ऊपर एक वर्ड लिखा होगा नीचे 2 ऑप्शन होंगे, क्लिक करेगा आपके माइंड में, आप कर दोगे। ये 1 वर्ड थोड़ा सा मुश्किल है, याद करना आसान है इसको, पर वो थोड़ा एग्जाम में क्या ना क्लिक नहीं कर पाता है वो, बस 2 नंबर का है, थोड़ा सा मुश्किल, ऐसे लिख लो। अब कितने क्वेश्चन हो गए, 1 से 20 नंबर का हो गया। अब देखो इसके बाद कौन आएगा, पार्ट बी आएगा, इसके बाद क्या आएगा, पार्ट बी, ऐसे लिख लो, पार्ट बी। आप हिंदी क्लास थोड़ी होती है अभी, हिंदी तो देखो थोड़ी मुश्किल है ना वैसे, इंग्लिश से सही देखा जाए तो मुश्किल है थोड़ी। अब देखो पार्ट बी में ऐसे लिख लो, 20 क्वेश्चन हो गए थे ना अपने, अब यहां शुरू होगा क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 25। ये किसके आएंगे बताओ, नहीं नहीं मैडम, ये आएगा अनसीन पैसेज, हाँ। और एक बात बताओ, जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो किसका आएगा, वोकैब का आएगा, हाँ। इसमें लिखा हुआ है उस सिलेबस में, आपने पढ़ा क्या किसी ने, ये क्वेश्चन नंबर जो 25 है ना, ये पर्टिकुलरली किसका होगा, वोकैब का होगा, पर्टिकुलरली किसका होगा, वोकैब का होगा। वोकैब कहाँ की, जो पैसेज है ना उसमें से कोई एक वर्ड पूछेगा आपसे, इजी आएगा, हाँ ये अनसीन पैसेज हो जाएगा आराम से।
और देखो उसके बाद देखो 26 से 30 में क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, ट्रांसलेशन। ऐसे लिख लो ट्रांसलेशन। इस ट्रांसलेशन में हो सकता है पांचों के पांचों क्वेश्चन किसके हो, टेंस के हो, है ना। हो सकता है 3 क्वेश्चन टेंस के हो, 2 एक्टिव पैसिव के हो, है ना। और हो सकता है एक WH वर्ड का हो, कुछ भी हो सकता है, पर टेंस के 3-4 तो पक्का होंगे। अब कितने हो गए देखो, 30 क्वेश्चन हो गए ना। अब 31 किस चीज का आएगा बताओ। हाँ प्रेस ही का आएगा। ये प्रेस ही है, ठीक है ना। वो एस को नहीं बोलना, इसके पीछे वाले को साइलेंट है इसका प्रेस। प्रेस के नीचे ना नोट बना के आप लिख लो, टाइटल लिखना जरूरी है। एग्जाम वाला पूछे ना पूछे अपने कोई मतलब नहीं, अपने को टाइटल क्या करना है, पक्का लिख के आना है। ऐसे लिख लो, नोट बना के इसके अंदर लिख लो, टाइटल लिखना जरूरी है। और इसका एक छोटा सा फॉर्मेट होता है, वैसे देखो लेटर जितना बड़ा फॉर्मेट नहीं है, पर फिर भी छोटा मोटा है, जिससे क्या ना आपकी प्रेसी बहुत सुंदर लगे दिखने में। तो वो मैं आपको प्रेसी के टाइम बता दूंगा, ठीक है ना। उस तरीके से लिखना, थोड़े नंबर आपको ज्यादा देगा वो। टाइटल लिखना जरूरी है। और टाइटल कैसे लिखना है, हाँ उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं होनी चाहिए, जहां तक कोशिश है कि आपको नहीं लिखनी है। वरना वो एग्जाम वाला क्या ना पहचान जाएगा कि आपको टाइटल लिखना नहीं आता है, तो प्रेसी में आपको फिर ज्यादा नंबर नहीं देगा। ऐसे लिख लो वैल्यू ऑफ नॉलेज या ऐसा कुछ एग्जाम्पल डाल के छोड़ लो, आपको याद रह जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ ऐसा कुछ लिख लो आप। हाँ ऐसे नहीं लिखना है, वैल्यू ऑफ नॉलेज लिख दो, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज लिख दो। इज नहीं लगाना, थोड़ा ठीक नहीं लगता वो। हाँ हेल्पिंग वर्ब, वर्ब नहीं लगानी। इसमें इज क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है नॉलेज इज पावर में। तो वर्ब कौन है, हाँ देखो हेल्पिंग वर्ब कौन होती है। हेल्पिंग का मतलब क्या होता है बताओ, जो सहायता करेगा ना। कोई होगा तभी तो आप उसकी सहायता करोगे, जब मेन वर्ब होगी नहीं तो किसकी सहायता करोगे, तो फिर खुद ही क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब कब होती है, जब साथ में कोई मेन वर्ब होगी तभी तो उसकी हेल्प करेगी ना वो। जब कोई मेन वर्ब है ही नहीं तो खुद ही क्या बन जाएगा, मेन वर्ब। बस इतना लिख लिया। उसके बाद देखो अब कौन सा क्वेश्चन आ गया, 32। ये कौन सा आएगा बताओ, क्या आएगा, सही है पैराग्राफ। पैराग्राफ राइटिंग आएगी। और इसमें आपको क्या मिलेगा, इस क्वेश्चन में 3 चॉइस मिलेगी। क्या मिलेगा, उनमें से एक पे लिखना है, ठीक है ना। और कितने नंबर का होगा ये 10 नंबर का होगा अकेला, हाँ। और क्या मिलेगी, 3 चॉइस मिलेगी, तीनों में से एक पे लिखना है आपको। उसके बाद इसमें पैराग्राफ में कुछ ध्यान नहीं रखना है। प्रेसी में ध्यान रखना है। प्रेसी में क्या करना है ना, आप पैरा मत बनाना, दूसरा एक ही पैराग्राफ में लिखनी होती है प्रेसी। वो प्रेसी के टाइम बता दूंगा आपको। ऐसे तो बहुत सारी चीजें देखो, फर्स्ट पर्सन नहीं लिखना है, ऐसे तो बहुत सारी चीजें है ना, वो तो जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा। आई वी नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना है। डायरेक्ट सेंटेंस नहीं लिखने हैं, इनडायरेक्ट ज्यादा लिखने हैं। अब देखो, अब इलेबोरेशन इसमें भी क्या मिलेगी आपको, 3 चॉइस मिलेगी। और इसमें ना आप अगर 15 थीम याद कर लोगे ना, तो उसमें कुछ भी एग्जाम में आप लिखाओगे। 10-15 थीम अगर आप याद कर लोगे ना, एग्जाम में कोई सी भी पूछा आप लिखाओगे आराम से। आगे देखो, और लास्ट क्वेश्चन किसका आएगा बताओ। हाँ, और लेटर के साथ और क्या होता है, हाँ रिपोर्ट लेकिन नहीं लिखनी है, लेटर ही लिख देना। ये भी, ये 10 नंबर का टोटल कितने हो गए, 30।
हो गए ना 80 नंबर पूरे, और 10 नंबर का क्या होगा, वो हिंदी के अंदर पूछेगा आपसे ट्रांसलेशन, वो तो कर दोगे आप आराम से, वो तो इंग्लिश हिंदी बनाना है। और 2 या 3 नंबर के आपसे क्या पूछेगा, वो परिभाषिक शब्दावली। सबसे आसान तो यही इंग्लिश ही है, देखो इसमें यही सिलेबस हो गया, ठीक है। अब देखो कल आपको टेंस पढ़ाया था ना, उसमें क्या बताया था आपको, पास्ट में शुरू होगा, पास्ट में खत्म होगा, है ना। अब ये कहाँ गलत है, इसको सही लिखना है अपने को, सही करके बताओ कहाँ गलत लिखा है मैडम। देखो ये कुड लिखा था ना आपको, ये पास्ट में आता है ना कुड, आगे चलो देखो सेंटेंस, हाँ ये देखो चलते चलते क्या क्या मिला, ये प्रेजेंट है ना, हैज, तो पास्ट क्या बनाएंगे इसका, हाँ बस। अब इसको एग्जाम में क्या करना है, दोबारा से लिखना है आपको हेड सही करके, ठीक है ना। एग्जाम में तो क्या करना है, पूरा सेंटेंस दोबारा से लिखना है, उस हेड को सही कर देना है। और क्या बताया था आपको, एक सेंटेंस में 2 विल 2 शैल 2 वुड नहीं होंगे, एक सेंटेंस में 2 विल 2 शैल 2 वुड नहीं होंगे। देखो कहने का मतलब क्या, एक विल और एक शैल भी नहीं होगा, एक विल एक वुड भी नहीं होगा, एक वुड एक विल भी नहीं होगा, मतलब 2 फ्यूचर नहीं होंगे एक साथ। इतनी सी बात बताई थी ना। और टेंस की क्या डेफिनेशन होती है, टेंस क्या होता है बताओ, वो भी तो बताया था। फ्यूचर टेंस नहीं, टेंस क्या होता है, खुद टेंस क्या होता है, हाँ बस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, टेंस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म। अब टॉपिक डाल दो, देखो आप ऐसे लिख लो टेंस, ऐसे लिख लो टेंस। और टाइम क्या होता है, एक मूवी है वो लूसी, देखिएगा आप लोगों ने, देखी किसी लूसी? एक मूवी है लूसी, देखिएगा हॉलीवुड, देखिएगा। अब ऐसे लिख लो देखो टेंस, इट इज ए form of verb which refers to a specific point in time। ये क्या होती है ना, एक वर्ब की फॉर्म होती है जिससे अपने को क्या पता चलता है, समय के एक पॉइंट का पता चलता है ना। ये लिख लो इतना से एक बार आप, ये आपसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आप टेंस पढ़ रहे हो तो आपको जानना तो जरूरी है ना, इसे लिखो है आपको। याद नहीं भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको पता तो होना कि होता क्या है। देखो ऐसे हम देखो, ये वर्ब की फॉर्म है ना, इससे आपको क्या पता चल रहा है, ये टेंस कौन सा है, पास्ट सिंपल है ना, आपको क्या पता चल रहा है, पास्ट है। और इस वर्ब की फॉर्म से क्या पता चल रहा है, ये प्रेजेंट है ना। बस ये वर्ब की फॉर्म ही होती है जिनसे अपने को क्या पता चलता है, ये लिखा ना स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, टाइम के किसी पॉइंट का पता चलता है। वर्ब की फॉर्म से क्या पता चलता है, टाइम के पॉइंट का पता चलता है। फर्स्ट फॉर्म होती तो प्रेजेंट है, और सेकंड फॉर्म होती है तो पास्ट है। कल आपको बताया था ना गेट की क्या क्या फॉर्म होती है, देख क्या है क्या आपको घर से, हाँ। और गोटन क्या होती है, वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होती है। दो पार्टिसिपल होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। कई बार क्या होती है ना, वर्ब होती है ना खुद वर्ब, वो एक एडजेक्टिव का काम करती है। जैसे बोलते हैं ना इंटरेस्टिंग स्टोरीज, है ना,
तो अभी इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्टोरी की विशेषता बता रहे हैं ना कैसी है, इंटरेस्टिंग है। ब्रोकन चेयर मतलब क्या होता है, टूटी हुई कुर्सी। कुर्सी की क्या विशेषता है, ब्रोकन। ब्रोकन कैसी फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है ना। एक्चुअली यहाँ पे क्या पास्ट पार्टिसिपल है, जो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। अब सभी वर्ब होती है ना इंग्लिश की, उनमें क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल एक ही होता है, सेम होता है दिखने में। दो जुड़ा भाई होते हैं ना, दिखने में सेम होते हैं, काम अलग अलग करते हैं ना ऐसे, तो दिखने में तो क्या होती है, सेम। ब्रोकन, जैसे ब्रोकन क्या है, दिखने में सेम है, लेकिन ब्रोकन अगर चेयर के आगे लगी है तो काम क्या कर रही है, एडजेक्टिव का, और वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगी तो काम क्या कर रही है, वर्ब का। लेकिन गोट एक ऐसी वर्ब है, उसकी अपनी अलग अलग होती है, समझ गए, उसकी वो जुड़वा नहीं होती है, दोनों कैसी होती है, अलग अलग होती है। गोट अलग होती है, गोटन अलग होती है, ऐसा। चलो कोई बाद में बताऊंगा, इतना लिख लो अपने काम का। ये आप लोगों ने स्कूल टाइम में तो पढ़ाई है इंग्लिश को, से तो ठीक ठाक। सीबीएसई बोर्ड से कौन कौन बच्चे हैं बताओ आप। और आईसीएससी का भी कोई है क्या बच्चा, आईसीएससी पढ़ती जरूरत तो सब पढ़ती। देखो इससे पहले मैं तमिलनाडु में रहता था पहले, मिटा दू इसको, नहीं मैं आज नहीं मान, टेंस की स्पेलिंग सही कर लेना थोड़ी है, तो वहां भी सोचो ना, पॉइंट ऑफ टाइम भी लिख सकते हो, पॉइंट इन टाइम भी लिख सकते हो, समय में कोई एक पॉइंट हो ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कुछ भी लिख सकते हो। तो वहां ऐसे लगता है ना बहुत इंग्लिश आती है लोगों को, पर वहां भी तो नहीं आती है ना। हाँ गलत गलत बोलते हैं वो सब। ताम्रम में रहे हो क्या, हाँ आगे चलो। हाँ हिंदी नहीं बोलेंगे वो कभी भी, हाँ। अब देखो आगे लिखो टाइम। टाइम क्या होता है, देखो वो तो टेंस हो गया, वर्ब की फॉर्म। टाइम बड़ी चीज होती है, देखो टेंस बहुत छोटी चीज होती है ना। टेंस तो सिर्फ किस में, इंग्लिश में ही है, लेकिन टाइम तो हर जगह है ना, हिंदी में भी है, जीवन में भी है, हर जगह है टाइम। तो टाइम में सीख लो टाइम। अब देखो इस टाइम की जो परिभाषा है ना वो बहुत बड़ी है, मतलब व्यापक है, ये बहुत बहुत बड़ा सब्जेक्ट टाइम एक है। मैं समय कल बताया था ना, बी आर चोपड़ा पढ़ाता था, मैं समय हूँ, उसका मतलब क्या है कि सब कुछ रुक जाएगा, हो सकता है सब कुछ खत्म हो जाए, पर मैं चलता रहूंगा, वो समय। एक्चुअली में क्या होता है, ये फोर्थ डायमेंशन होता है, क्या होता है, थ्री डायमेंशन होते हैं ना, 3D, और ये फोर्थ डायमेंशन टाइम होता है वैसे। हाँ फोर्थ डायमेंशन ऐसे लिखो, फोर्थ डायमेंशन। एग्जाम में नहीं आएगा पर आपको थोड़ा पता होना चाहिए, इसलिए बता, फोर्थ डायमेंशन। देखो मूवी है ना, एक ऐसे सोचो आप, बता ना, हाँ ऐसे देखो, ऐसी एक ट्रैक है ना, इस पे गाड़ी चल रही है मान लो ऐसे, वो इस ट्रैक को पूरा करने में 1 घंटा लेती है। अब टाइम को आप कम कर दो, आधा घंटा कर दो, 15 मिनट कर दो, 10 मिनट कर दो, पहले गाड़ी आपको दिखेगी, धीरे धीरे आपको दिखना कम हो जाएगी ना गाड़ी। अब पंखे की तरफ देखो, नहीं दिख रही ना उसकी वो ब्लेड अपने को। ऐसे सोचो अगर आप टाइम को 0 कर दोगे तो क्या गाड़ी दिखेगी क्या आपको, पंखे की स्पीड देखो कम है फिर भी अपने को उसकी ब्लेड नहीं दिख रही है। अब अगर आप टाइम को 0 कर दोगे तो गाड़ी कितनी तेज हो जाएगी सोचो, है ना। इसका मतलब अगर समय खत्म हो गया तो हमारा एग्जिस्टेंस भी खत्म हो जाएगा, वो है समय। वो क्या होता है, टाइम। भाई टाइम खत्म तो हम भी खत्म, सब कुछ खत्म, वो है समय। इतना से लिख लो बस, मत लिखो, कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे, जो पूछेगा वो बताता हूँ। लो देखो टाइम के पॉइंट्स ये पूछेगा आपसे एग्जाम में, ये लिख लो। वो टाइम तो ऐसे लिख लो, आप कोई नहीं, वो तो ऐसे आपको बताया। कौन कौन से पॉइंट होते हैं टाइम के बताओ, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, 3 पॉइंट होते हैं टाइम के। समय के कितने पॉइंट होते हैं, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये समय के 3 पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। और टेंस क्या होता है, वर्ब की फॉर्म। समय के होते हैं 3 पॉइंट, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। आगे चलो देखो, अब जो वर्ब की फॉर्म लिखाई थी ना उसकी होती है 4 स्टेट, ऐसे लिख लो, स्टेट ऑफ वर्ब्स, ऐसे लिख लो, स्टेट ऑफ, 4 स्टेट होती है देखो। ऐसे लिख लो पहले तो, वर्ब की स्टेट 4 पॉइंट्स ऑफ टाइम, 3, तो टोटल टेंस कितने हो गए,
3 इंटू 4 12, ऐसे लिख लो, पहले ऐसे लिख लो, इसलिए 12 टेंस होते हैं। 3 इंटू 4 कितने हो गए? आज आपको इससे पहले क्या पढ़ाया था? लो, वैसे पढ़ना तो 45 ही दिन है आपको सच में, और किसी को भी इतने दिन पढ़ना चाहिए। उसके बाद तो क्या करनी है? प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो 45 दिन आप काम कर रहे हो ना, वो क्या कर रहे हो आप सोचो, वो आप दिमाग में डालने डालने का काम कर रहे हो। एग्जाम किस चीज का होगा? निकालने का होगा ना। तो ज्यादा प्रैक्टिस किसकी करनी है अपने को? निकालने की करनी है। ये 45 दिन में सच में आप 45 दिन में खत्म कर दो इसको, इतना ही करना चाहिए। अब देखो, ऐसे लिख लो, स्टेट ऑफ वर्ब्स। कोई किसी को देखो गाड़ी चलाना कितना भी सिखा दे, है ना, लेकिन आदमी सीखता कब है? खुद रोड पे लेके निकलेगा तभी सीखेगा सही से ना। वैसे ही खूब सीखो यहाँ पे 45 दिन अपने, उसके बाद डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, डेली। 1000 आंसर लिख लो आप बस, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। लिख सकते हैं ना 1000 आंसर? नहीं नहीं, मिल जाएंगे, यहाँ भेजना ना, सब हो जाएगा। यही है सब, हम कहीं नहीं जाएंगे, आप कभी भी आ जाना चाहिए। ऐसे लिख लो, देखो, स्टेट ऑफ वर्ब्स। आप बाकी तैयार कर लो, चलो पेपर 4 तैयार करवा देंगे बस। हाँ हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो आप। पता चलना चाहिए बच्चे को कि क्या गलत है क्या सही है ना। ऐसे लिख लो। ये टेंस नहीं है सर जी, ये टेंस नहीं है अभी। अब ये तो क्या है? वर्ब की 4 स्टेट है। टेंस तो कौन होगा बताओ? आपको कॉन्टिन्यूस से पता चल गया कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूस तो पास्ट में भी होता है, प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी, है ना। अभी तक नहीं है ये टेंस। तो जब इसके आगे क्या लगेगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तब बनेगा। ये वर्ब की क्या होती है? 4 स्टेट होती है। अब देखो, इसमें से लिख लो, फ्रीक्वेंट एंड परमानेंट एक्शन, और कौन से? नॉट डिफाइंड। ऐसे लिख लो, फ्रीक्वेंट एंड परमानेंट एक्शन नॉट डिफाइंड। देखो, ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा सही से सीखना है अपने को, वरना वो अधूरा काम रह गया ना, वो फिर से आधा रह जाएगा। अब देखो, इसमें कौन से काम होते हैं? कल आपको बताया था ना, खेलने जाता है, वापस भी आ जाता है, अगले दिन फिर से जाता है। तो अपने उनको क्या नहीं कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसमें लिख लो, काम चलता है, बंद होता है, फिर से चलता है। हिंदी में लिख लो आप, काम चलता है, बंद होता है और फिर से चलता है। तो आप उसको क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते कि कब बंद हुआ, कब शुरू हुआ, कब चलता है, कब बंद होता है। वो क्या होता है? पर इनडेफिनेट टेंस। अब कॉन्टिन्यूस का आपको पता है, इसमें क्या होता है? टेम्पररी एक्शन होता है और काम उस मोमेंट पे चल रहा होता है। बाकी सब आपको पता है, बस वो एक नहीं पता था। टेम्पररी एक्शन एट पर्टिकुलर टाइम। परफेक्ट काम क्या हो गया? कंप्लीट हो गया काम। परफेक्ट में लिख लो, कंप्लीट या डन एक्शन, काम हो गया पूरा।
परफेक्ट का मतलब ही यही होता है ना भाई, काम पूरा हो गया, परफेक्ट आदमी एकदम कंप्लीट है, पूरा है। और इसमें बताओ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, इन दोनों को मिला के बना है ना। हाँ, पार्शियल का मतलब क्या होता है बताओ, पार्शियल कंप्लीशन विद इनकम्प्लीशन, मतलब थोड़ा बहुत काम पूरा भी हो गया है और बाकी अभी बचा हुआ भी है। हटा दूं, पार्शियल कंप्लीशन विद इनकम्प्लीशन, मतलब थोड़ा बहुत काम हो भी गया और थोड़ा बहुत बचा हुआ भी है। कितनी स्टेट हो गई इसमें, ड्यूल स्टेट हो गया ना ये, ड्यूल स्टेट लिख लो ऐसे, ड्यूल स्टेट, दो अवस्थाएं हो गई ना इसमें, काम चल भी रहा है और काम थोड़ा बहुत पूरा भी हुआ है। ड्यूल स्टेट मतलब दो अवस्थाएं हैं इसमें। आपको समझ में तो आ रहा है कि किससे, ऑनलाइन भी चलता है इस कैमरे में चल रहा है सब। चले आगे, लिख लिया सबने पूरा, चलो आगे। अब तो इतना हो गया देखो, और जो सेंटेंस होता है वो 12 टेंस लिखा देता तुमको है ना। अब वो लिख लिया, आपको स्टेट लिख लिया और टाइम लिख लिया। अब टोटल टेंस कितने हो गए, 12। सबके नाम पता है क्या आपको, बता दोगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना। अब आप इसके नीचे, अब प्रेजेंट तो आप लिख लोगे, कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन आप पूरा लिख रहे हैं ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। ऐसा ही पास्ट में लिख लेना आप पूरा, ये टेबल बना लो ऐसे, घर पे लिख लेना, कोई बात नहीं। आप लोगों ने पहले कहीं ना कहीं तो पढ़ रखा है, ऐसे कोचिंग तो ले ही रखी होगी इंग्लिश, इंग्लिश की, इसकी RS वारस कहीं ना कहीं पढ़ रखा है क्या, अरे ये इंग्लिश क्या ना, खुद से थोड़ी समझ नहीं आती, मैं आपको बताऊं, इसको तो आपको, हाँ, अब इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। रेनन मार्टिन पढ़ी किसी ने, रेनन मार्टिन पढ़ी कैसे, हाँ, रेमंड मर्फी, रेमंड मर्फी की बुक चलती है ना छोटी छोटी, बहुत अच्छी होती है। हाँ, वर्ड फॉर मेडिसी पढ़ी क्या आपने, हाँ, और एक 6, 7, 8 की इनकी बुक आती है ना छोटी छोटी, वो रत्ना सागर की, ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, वो बहुत अच्छी किताबें हैं वो, उन्हीं के अंदर अच्छी ग्रामर है। हाँ, आगे चलो, लिख लेना आपने। अब देखो, वो जो अपने से RS में जो टेंस के क्वेश्चन पूछेगा ना, वो दो पैटर्न के होंगे, कैसे होंगे, वो दो पैटर्न से पूछेगा अपने को। पहला तो कौन सा होगा, टाइप 1 लिख लो ऐसे, एक मिनट रुको, ऐसे लिख लो, एग्जाम पैटर्न टाइप फर्स्ट, ऐसे लिख लो, टाइप फर्स्ट। आपको याद है क्या किसी को क्वेश्चन क्या पूछता है वो टेंस के, कल लिखवाया था आपको, हाँ,
क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछेगा, 5 या 6। और देखो एक इस बार एक पूछा था, मैंने कल आपको लिखवाया भी था। हाँ, ये 2021 में पूछा था, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर कार्ड, ऐसे लिख लो। ये 2021 में पूछा था, डिड सोहन स्क्रैच्ड योर। इसको क्या करना था, सही करके लिखना है अपने को, डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड, ऐसे करके पूरा लिखना आपको, ठीक है ना। ऐसे पूरा लिखना आपको, ठीक है। डिड सोहन स्क्रैच योर कार्ड। स्क्रैच तो आपको पता ही क्या होता है। आगे चलो, आगे चलो, लिख लिया इतना सभी ने पक्का। अब देखो, और देखो एक क्वेश्चन हो रहा था, वो भी मैंने कल आपको लिखवाया था। ये भी अभी आया था, 18 में आया था लेकिन। ऐसे लिख लो, कहाँ गलत है बताओ। हाँ क्या होगा तो बताओ मैडम। हाँ बस, बस तो इतनी इंग्लिश तो, इतनी तो आनी चाहिए आपको, आती है। ऐसे क्वेश्चन आपके कहाँ आएंगे, वहां एग्जाम में आएंगे। ऐसे लिख लो। हाँ टाइप 1 में ही। ये जो आपसे एरर में पूछता है ना 1 से 10 वाले क्वेश्चन, उनमें पूछता है ऐसे टेंस के। हाँ वॉज वॉकिंग होगा ना सर जी। हाँ एरर वाले कौन से सर। हाँ यही तो एरर ही तो है ना इसके अंदर। ये पूछता है ना 1 से 10 में आपसे क्या पूछता है वो, एरर ही तो पूछता है कि करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट। हाँ ये 5 और 6 वाला है वही। मतलब टेंस का क्वेश्चन आपसे 5 और 6 नंबर पर पूछेगा, और उसमें क्या पूछेगा, कुछ गलती होगी सेंटेंस में, आपको सही करके लिखना है। आगे चलूं, देखो उस टाइप 1 में लिखना है, ठीक है ना। एक और लिखो, टाइप 1 के अंदर ही लिखना आप। ये 2021 में आया था। ये तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो कैसे क्वेश्चन पूछता है आपसे ना। ऐसे लिखो। आया था अभी 2021 में आया था, कौन सा आरएस में आया था, आरएस 2021 में आया था क्वेश्चन, ही इज टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग। क्या होगा बताओ, क्या होगा सर जी। वो रोज चाय पीता है या रोज चाय पी रहा है, बताओ क्या होगा। ऐसे बोलते हैं ना, रोज चाय पीता है, हर सुबह चाय पीता है। हाँ टेक्स हो जाएगा, टेक्स हो जाएगा। टेक्स क्यों किया, टेक क्यों नहीं किया। हाँ इंग्लिश में क्या होता है ना, देखो दो चीजें होती है। नाउन का प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, एस या एस जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब में क्या होता है, उल्टा होता है। एस या एस जोड़ने से वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर। देखो नाउन तो होती है ना नाउन, उसके साथ अगर आप एस या एस जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगी, प्लूरल। प्लूरल सर जी, प्लूरल। और वर्ब जो होती है ना वर्ब, उसके साथ अगर आप एस या एस जोड़ दोगे तो वर्ब क्या बन जाएगी, बस वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर।
नाउन के अंदर एस या ये जोड़ देते हैं तो नाउन तो क्या बन जाती है प्लूरल, और वर्ब में जोड़ देते हैं वर्ब क्या बन जाती है सिंगुलर। इसलिए टेक, हाँ इसलिए देखो यहाँ पे क्या किया हमने, टेक्स किया, टेक्स, ही टेक्स। अच्छा चाय पीने के लिए ड्रिंक क्यों नहीं किया बताओ? हाँ ड्रिंक का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी पीते हैं ना पानी को, वो होता है ड्रिंक। गड़गड़ पीना होता है ना, वो ड्रिंक होता है। तो चाय तो नहीं पी सकते ना ऐसे, क्योंकि क्या हो जाएगा, ड्रिंक करेंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा ना। टेक्स होता है टेक्स। ड्रिंक इसको नहीं पी सकते। तो ये तो क्या है, टाइप 1 है आपका ना। टाइप 1 में आपसे क्या पूछेगा, एरर पूछेगा, सही करवाएगा, दोबारा लिखना है अपने को सेंटेंस, ऐसे लिख लो टाइप 1। और टाइप 2 में क्या पूछेगा बताओ? टाइप 2, टाइप 2 के क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 30 में, और क्या होगा उनके अंदर, ट्रांसलेशन। बस इतना लिख लो अपने। ये दो ही तरीके से अपने से वो टेंस के क्वेश्चन पूछता है। टाइप 1 और टाइप 2। लिख लिया, टेंस की डेफिनेशन लिख ली, टाइम की लिख ली। टाइम के 3 पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और वर्ब की 4 स्टेट होती है। 4 इंटू 3 कितने हो गए, 12 टेंस हो गए टोटल। अब देखो इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, पास्ट। हाँ तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट ही पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, पास्ट। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट। चले आगे। बस ये दो टाइप होते हैं, इन्हें अपने से क्वेश्चन पूछेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, पास्ट। अब ऐसे लिख लो, प्रेजेंट नहीं पढ़ेंगे पहले, ना फ्यूचर पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पास्ट टेंस। ऐसे लिख लो, पास्ट टेंस। कल आपको जो बात बताई थी ना, वो आपको जरूर याद रखनी है। पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी किसी में होगा, पास्ट में एक सेंटेंस में 2 विल, 2 शैल, 2 वुड नहीं होंगे। पूरी वो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने सीखते हैं नरेशन, उसमें सिर्फ एक इतनी सी ही बात होती है छुपी हुई, कि कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो खत्म किस में होगा, पास्ट में। बस वो ईजेएमआर का वो जोर बनता है ना, हैजव का हेड बनता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि आगे उसमें क्या लिखा होता है, आगे ही सेड लिखा होता है ना। बस ये सेड क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसीलिए पीछे क्या बना देते हैं, ईजेएमआर का वॉज वर्ब बना देते हैं, हैजव का हेड बना देते हैं, विल का वुड बना देते हैं, कर देना चेंज। लेकिन बात कितनी छोटी सी है, क्या कि पास्ट में शुरू होगा तो खत्म भी तो किस में होगा, पास्ट। बस इतनी सी बात है, उसके लिए उतना बड़ा टॉपिक बना रखा है। लेकिन देखो अगर आगे ऐसा लिखा होगा ना, ही सेज, तो पीछे चेंज नहीं होता है ना, क्योंकि पास्ट में थोड़ी शुरू हो रहा है, ये तो प्रेजेंट है ना सेज, तो बस इसीलिए चेंज नहीं होता है। इतनी छोटी सी बात है बस, इसलिए अपने लिख लो पास्ट टेंस। सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कल वाली बात को पक्का याद रखना है ना। नहीं नहीं वो सब क्या कह रहे हो, अगर आगे ही सेज लिखा हो तो नहीं, अगर आगे ही सेज लिखा है ना, अगर पीछे प्रेजेंट लिखा है तो अपने को उसको पास्ट में चेंज नहीं करना है ना। हाँ प्रेजेंट का प्रेजेंट में, प्रेजेंट का पास्ट में खत्म हो सकता है। ये मैंने कब कहा प्रेजेंट का पास्ट में खत्म होगा, ये नहीं कहा मैंने। देखो आप गौर से सुनो, देखो मैंने ऐसा नहीं बोला कि प्रेजेंट का प्रेजेंट में खत्म होगा, नहीं कहा ना। ऐसा भी नहीं कहा कि प्रेजेंट का पास्ट में खत्म होगा, ऐसा भी नहीं कहा। मैंने क्या कहा आपको, आगे अगर प्रेजेंट लिखा है ना, तो वो तो पास्ट में खत्म हुए, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, किसी में अपने कोई मतलब नहीं है। अपने तो इतनी सी बात सीखी है क्या, कि पास्ट में शुरू होगा तो खत्म किस में होगा, बस। आगे प्रेजेंट लिखा है, किसी में खत्म होने तो अपने हो गया, उसका कोई रूल नहीं है। मैं आपको बताऊं, वो सीखने की चीज भी नहीं है। सही बात बताऊंगा, आगे अगर प्रेजेंट में शुरू होगा ना, तो वो किसी में भी खत्म हो सकता है। देखो
अगर पास्ट में शुरू होगा तो खत्म किस में होगा? पास्ट में। अगर प्रेजेंट में शुरू होगा ना तो वो प्रेजेंट में भी खत्म हो सकता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। अब आप खुद सोचो दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऊपर वाला ही है ना भाई, इसको तो कहीं भी शुरू करो तो कहीं भी खत्म हो रहा है, कोई सवाल नहीं बनेगा। यहाँ कुछ भी लिखेगा सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ कंडीशन है क्या? तो पास्ट में लिखना पड़ेगा उसको। प्रेजेंट कहीं भी शुरू हुआ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ऐसा वो मैंने आपको बहुत सिंपली बता दिया, लेकिन इसके पीछे ना क्लोज होते हैं। क्लोज आपने पढ़े क्या? सबऑर्डिनेट क्लोज, कोऑर्डिनेट क्लोज, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन, उसमें ऐसा होता है। उससे रूल मतलब निकाल रखा है कि एक क्लोज अगर पास्ट में होगा तो दूसरा क्लोज भी किस में होगा? पास्ट में। और कहने की बात यही है कि पास्ट में शुरू होगा तो पास्ट में खत्म होगा। बात इतनी सिंपल है, उसको कैसे मुश्किल बना रखा है कि इस क्लोज में होगा तो उस क्लोज में होगा, एक क्लोज पास्ट में होगा दूसरा क्लोज भी पास्ट में होगा। इसलिए उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। अपने तो सीधी सी भाषा में अपने याद रखो ना, पास्ट में शुरू होगा पास्ट में खत्म होगा, बस। कंजक्शन आपके सिलेबस में भी नहीं है तो अपने को क्यों पढ़ने हैं? देखो ये ग्रामर के टॉपिक तो 6 ही आपके सिलेबस में, लेकिन वो ये आरएस वाला क्या करता है ना, कभी कभी इन टॉपिक से बाहर भी पूछता है, पता है आपको? इसी बार उसने एक क्वेश्चन टैग का पूछा था, आपने देखा हो तो, किसी ने एक सवाल पूछा था क्वेश्चन टैग का, कैन भी लिखा था जिसके पीछे, देखा था किसी ने? नहीं देखा। और आपको बताऊं इसने लेस्ट वाला भी पूछा 1-2 बार। लेस्ट के साथ क्या आता है? हाँ वो भी पूछा है। तो वो तो बाकी जो 2-4 टॉपिक है ना, वो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू तो अपने को लेना पड़ेगा उनका भी, थोड़ा थोड़ा लेंगे 15-15 मिनट का, बस उसमें हो जाएगा काम आपका पक्का। अभी तो लिख लो पास्ट टेंस ऐसे। अब इसमें लिखो, देखो इसके कीवर्ड्स लिखो ऐसे, की कीवर्ड में क्या लिखना है? देखो कि क्या होगा, कोई पास्ट का इवेंट होगा, पास्ट इवेंट्स होंगे, पास्ट में कुछ चीज हुई है ना वो होगी। अब देश आजाद हुआ आपको पता है नहीं, पास्ट की बात है, बस पास्ट का इवेंट है। कोरोना आया तो क्या है? पास्ट है। और वो हिस्ट्री भी सब याद कर रहे हो क्या? राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, वो साथ में सब है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे कौन कौन है? आप सर। तो फिर आप कहाँ से याद करते हो राजस्थान हिस्ट्री और ये सब? खुद ही ट्रांसलेट करते हो? हाँ करते हो, खुद ही थोड़ा बहुत ट्रांसलेट करना होता होगा। और इंडिया वाली इंडियन हिस्ट्री ये सब एंशिएंट मिडाइवल, हाँ एनसीईआरटी ही पढ़ना, और कुछ मत पढ़ लेना उसके अलावा। देखो बहुत सारे लोग हैं ना, वो 2013 का आरएस भी दिया, 16 का भी दिया, 18 का भी दिया, बाद में जाके पता चला कि ये जो इतने दिन अपने गाइड नोट्स पढ़ रहे थे वहां से कुछ भी नहीं आता है ना सब। देखो एकदम आपको सही बात बताऊं कि क्या एग्जाम है ये जो आरएस का एग्जाम है ना, ये आपकी नॉलेज नहीं चेक करेगा, इसको आपकी नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है। एक क्वेश्चन आया था ना अर्जुन की तपस्या वाला, आपको याद होगा? आया था ना। अब सोचो लोगों ने कितनी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, मिडाइवल पढ़ी, कहां से पूछा उसने? एनसीईआरटी में लिखा था, वो लिखा है उसके अंदर। ये जो आरएस का एग्जाम है ना, ये आपकी पहले तो राजस्थान बोर्ड की किताबें और दूसरा क्या एनसीईआरटी, बस ये इसी का एग्जाम है कि आपको ये कितनी याद है। इस आरएस वाले कोई मतलब नहीं है आपको एंशिएंट हिस्ट्री आती है नहीं आती है, इसको तो इस बात से मतलब है कि एनसीईआरटी में हमने ये लिख रखा है अर्जुन की तपस्या, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? आपको राजस्थान हिस्ट्री खूब नॉलेज है, उसको कोई मतलब नहीं है राजस्थान अध्ययन वाली किताब पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, हो तो वहीं से पूछेगा ना। वो डूंग जी जमार जी उसमें लिखा है ना। और वो मोलेला कला भी लिखी है, कोचिंग वाले पहले नहीं पढ़ाते थे, खूब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाते थे वो, मतलब 150 घंटे पढ़ा रहे हैं, वो नहीं पढ़ाते थे। लेकिन एग्जाम वाले को कोई मतलब नहीं आपको कितनी आती है, वो तो ये कह रहा है राजस्थान अध्ययन में हमने ये मोलेला कला के बारे में लिखा है, आप पढ़ के आयो कि नहीं आयो। मतलब वो टेस्ट किसका ले रहा है? आपकी नॉलेज का नहीं ले रहा, इस बात को पक्का रखना। वो टेस्ट ले रहा है आपकी राजस्थान वाली किताबों का और एनसीईआरटी का, और बच्चे वही नहीं पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ लेते हैं, है ना। वो जरूर पढ़ना आपको। अब देखो कीवर्ड क्या है? पास्ट के कोई भी इवेंट होगा, पास्ट का इवेंट होगा। और देखो और क्या इसके अंदर क्या होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या फिर क्या होगा? डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी बताओ? हाँ ऐसे लिख लो। तो आप ना वो सब खरीद लो पक्का ना, एनसीईआरटी राजस्थान अध्ययन किताबें तो होगी आपके पास, और 4 ही तो आती है, अब तो नहीं भी आ गई हमारा राजस्थान और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगर आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ले लो
और राजस्थान अध्ययन और हमारा राजस्थान, तो आप तो पक्का आरएस बनोगे, कोई रोक नहीं सकता फिर। वो पबेड देखा, पबेड के सारे क्वेश्चन उसी में है, 11 12 वाली सब कुछ उसमें से आता है, पूरी हिस्ट्री उसी में से आती है, सब कुछ वहीं से आता है। दो टॉपिक है, मतलब दो सब्जेक्ट हैं जो आपको, जिनके लिए आपको थोड़े बहुत नोट्स वोट्स चाहिए, एथिक्स और पॉलिटी, भाई लक्ष्मीकांत और ये सब। बाकी किसी टॉपिक के लिए आपको जरूरत ही नहीं है। इकोनॉमिक्स की देखो, ये अब 100 घंटे की क्लास कोई मतलब पढ़ते हैं, वो आएगा तो वो सर्वे ही तो आएगा, वो पढ़ लो अपना बस, है ना। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव रेशियो देखना पड़ेगा ना आपका, भाई 10 घंटे पढ़ के 1 नंबर आ रहा है, इधर 1 घंटे पढ़ के 10 नंबर आ रहा है, तो 1 घंटे पढ़ के 10 नंबर लाएंगे ना अपन। ये लिख लो, देखो पास्ट इवेंट्स और वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। और देखो हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है, ये कीवर्ड्स ऐसे लिख लो, क्योंकि आपके ट्रांसलेशन भी आएगा ना, तो ये आपको लिख लो, थे थी सीधा लिख लो, करता था, आया, ऐसे होता है ना, वो घर आया, वो भी तो कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट लिख लो। ये जहां से कीवर्ड लिखना शुरू किया ना, इसके ऊपर वो हेडिंग नहीं डाली होगी, तो ऐसे डाल देना हेडिंग, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऐसे डाल देना, उसके ऊपर डाल देना अपना। तो पास्ट टेंस के अंदर कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लिख लिया इतना सबने, ये सब इसकी छोटी छोटी पहचान है, देखो। उसके बाद देखो कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है बताओ। उसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, देखो इस वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों आ जाती है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट होगा और कुछ वर्ड और होते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट तक लिख लो आप। हाँ, प्रेडिकेट क्या होता है, हाँ एक होता है कॉम्प्लीमेंट और एक क्या होता है प्रेडिकेट। ये सब चीजें होती है ना, जो कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट, क्लोज, ये सब क्या होता है, ये सब इस ग्रामर का थ्योरेटिकल पार्ट है। क्या चीज है वो, इसका थ्योरेटिकल पार्ट है। और आपके एग्जाम में क्या आएगा बताओ, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा, आपके एग्जाम में क्या आएगा, उस थ्योरेटिकल पार्ट का एप्लीकेशन आएगा, उसको यूज कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए बस। अब आई सॉ राम यस्टरडे, इसमें कौन सा प्रेडिकेट है और कौन कॉम्प्लीमेंट है, आपको इस चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि अगर यस्टरडे पीछे लिखा होगा ना, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, बस टेंस पास्ट ही पता होना चाहिए। इसलिए आप कभी भी अपने को थ्योरेटिकल पार्ट नहीं सीखना है। अब देखो ये छोटे छोटे सेंटेंस है ना, बस अपने को उनका मीनिंग क्या है, क्या गलती है वो पता होना चाहिए। इसमें कौन प्रेडिकेट है, कौन कॉम्प्लीमेंट है, आपको नहीं सीखना ना, वो सब थ्योरेटिकल ग्रामर है पूरी। अब देखो ये जो लिखा है ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, और ये जो आई का राम लिखा है इसका प्रेडिकेट है, लेकिन अपने को नहीं सीखना है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा, अपने को कोई मेहनत नहीं करनी है इसके ऊपर। अब देखो थोड़ा सा बता दूं, वैसे इन्होंने पूछा तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, देखो क्या मतलब होता है बताओ कॉम्प्लीमेंट का। इसका मतलब होता है पूरक। हाँ नहीं नहीं, इसका मतलब क्या होता है, पूरक। कॉम्प्लीमेंट होता है ना, एक ये कॉम्प्लीमेंट होता है और एक
ये होता है प्रेज। देखो ये आपकी वो कंफ्यूजेबल वर्ड है ना, उसमें काम आएगा, वहां के लिए सीख लो। एक कॉम्प्लीमेंट होता है, एक देखो आप इतना सा याद रखो, ये दो ही है ना जिसके अंदर दो ही है, ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। एक ही के बिना एक अधूरा है ना, दो ही है तो मतलब पूरक है। और इसमें आई लिखा है ना, आई, आई का मतलब क्या है, तारीफ, मेरी तारीफ होनी चाहिए। आई लिखा है ना, तारीफ में भी ई है, इसमें भी आई है, देखो है ना ई, आई से तो आई जोड़ना है तारीफ, और दो ई का मतलब एक दूसरे के पूरक है। तो इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, और इसका मतलब होता है तारीफ, प्रशंसा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, दो चीजें हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी है। अब देखो, अब ये मोहन है ना, ये कौन है, पुलिसमैन, और पुलिसमैन कौन है, दोनों एक ही तो है ना। यानी इस वॉज को हटा के आप क्या कर सकते हो, ऐसे कर दो तो एक ही तो बात है ना। ये होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब दोनों चीजें एक ही है, समझ गया, ये होता है कॉम्प्लीमेंट। बाकी इसको छोड़ के जितने होते हैं वो सब क्या होते हैं, प्रेडिकेट, उनको बोल जाओ अपने, छोड़ो। ये याद रखना अपने कॉम्प्लीमेंट वाला, ये आपके सिलेबस के अंदर है, ये आपसे हो सकता है 1 नंबर में पूछ लेना, कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। जिसमें आई है वो तो क्या है, मेरी तारीफ, और जिसके अंदर दो ही है वो क्या है, एक दूसरे के पूरक, बस। कॉम्प्लीमेंट्री डिश होती है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक। देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होती है। मिटा दो इसको, पूरक पूरक। सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक कौन सा होता है इन 6 टॉपिक में से, आर्टिकल होता है ना, आर्टिकल। आर्टिकल होता है, टेंस तो आप समझ जाओगे। आर्टिकल में क्या होता है, कभी ये लगाता है, कभी एन लगाता है, कभी नहीं लगाता है, कभी दा लगाता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन तो आपको रटना है, देखो उसमें कुछ नहीं समझना है ज्यादा। नहीं नहीं, इंग्लिश के हिसाब से भी लगा सकते हो आप, हिंदी की लगाना है क्या आपको, हाँ हिंदी के हिसाब से लगाना होता है क्या, या इंग्लिश के। देखो वो आपको बताऊं क्या, वो एक तो थोड़ा सा आपको कम बता, एक अधूरी चीज है वो ना। अगर आपको ऐसा लिखा हो ना, वोवल, वोवल कौन कौन से होते हैं, ए आई यू, वो सेमी वोवल होता है मैडम, है ना, वो वाई होता है, उसको छोड़ो। ये अब देखो, जो इंग्लिश की ग्रामर है ना, वो आपको कभी ऐसी नहीं कहती है कि आपको एन वोवल के अकॉर्डिंग लगाना है, कभी नहीं कहती आपको। आपने वो जो पढ़ा है ना वो गलत पढ़ा है, ऐसा इंग्लिश ग्रामर नहीं कहती है। वो क्या कहती है इंग्लिश ग्रामर, वो साउंड के लिए कहती है, क्या बोलती है कि वोवल साउंड के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, एन। और जो वोवल साउंड होती है ना, वो हिंदी में भी वही और इंग्लिश में भी वही है। लेकिन देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, वोवल देखते हैं, वो इंग्लिश ग्रामर आपको ऐसे नहीं कहती वोवल देखो, वो क्या बोलती है कि वोवल की साउंड देखनी है। साउंड तो देखो, साउंड की कोई भाषा नहीं है, साउंड तो सभी भाषाओं में कैसी एक जैसी है ना, ये बात तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले देखने हैं, आप साउंड देखो कोई सी भी देख लो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ स्वर, हाँ स्वर के हिसाब से लगा दो। हाँ वो ईयर वाला पक्का याद रखना है ना। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो एक सेंटेंस होता है कोई भी, उसके कितने स्ट्रक्चर होते हैं, 4 स्ट्रक्चर होते हैं। कितने होते हैं, 4। किसी भी सेंटेंस के 4 स्ट्रक्चर होते हैं, कौन कौन से पता है किसी को, पता है आप लोगों को। एक होता है अफर्मेटिव, हाँ बस ऐसे होता है ना। इसमें क्या होता है बताओ, अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है ना। एक सब्जेक्ट होगा आगे, फिर हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर मेन वर्ब होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा, बस। मतलब एक पॉजिटिव सेंटेंस कैसा भी, जो भी अपने नॉर्मली लिखते हैं बोलते हैं वो सब। और नेगेटिव में क्या पता, हाँ वो नेगेटिव में, वो पॉजिटिव होगा, हाँ। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा बताओ, नॉट लग जाएगा, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद तो नहीं लगेगा, हाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद। वैसे सही बताऊं क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच कौन लगता है, नॉट।
ये नोट लगा, हेल्पिंग वर्ब नॉट मेन वर्ब। एक ऐसे सेंटेंस हो, मान लो कि आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग, और एक ऐसा हो आई स्टॉप टू ड्रिंक, क्या मतलब दोनों का? दूसरे का? हाँ देखो, एक आदमी पीता है और एक आदमी नहीं पीता है ना, यही तो मतलब है ना। एक ने पीना छोड़ दिया मतलब वो नहीं पीता है, और दूसरा वाला पीने के लिए रुका मतलब पीता है। देखो छोटा सा सेंटेंस है, कितने मीनिंग बदल जाते हैं ना। ऐसे लिख लो, नेगेटिव, अफर्मेटिव, तीसरा कौन सा होता है बताओ? बस और क्या। अब इसमें क्या होगा बताओ? नहीं, इसमें होगा क्या? हाँ, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, और मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा नेगेटिव बनाते क्या? सब्जेक्ट इस डिजिटल बोर्ड से ना वो टीचर की आंखें भी वीक हो जाती है, पता है क्या आपको? पहले वाले जो बोर्ड होते थे वो काफी सही होते थे वैसे, बराबर हाथ खराब होते थे, लेकिन वैसे तो सही रहता था। इससे आंखें खराब हो जाती है देखते देखते। ये हो गए 3, अब चौथा कौन सा बचा बताओ? बस और आप सब लोगों ने पढ़ रखा है क्या पहले? है? बस तो ये इतनी तो ग्रामर है, और इसके बाद है क्या बताओ आप? नहीं ऐसे नहीं होगा, वो पता है क्यों होता है बताओ? लैक ऑफ प्रैक्टिस है वो क्या है? लैक ऑफ प्रैक्टिस है सिर्फ, और कुछ नहीं है। एक बात बताओ, जो अभी आरएस सेलेक्ट हुआ होगा 2018 में, अब क्या 2021 में दोबारा थोड़ी हो सकता है कोई प्रैक्टिस छोड़ दे? तो नहीं होगा, नॉलेज तो वही है ना उसके पास, बस लैक ऑफ प्रैक्टिस है वो, कुछ भी नहीं है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है पता है आप लोगों को? ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट तो, हाँ कर्म क्या होता है बताओ? हाँ सोचो बताओ तो सही है। नहीं पता किसी को ऑब्जेक्ट क्या होता है? कैसे पहचानोगे आप सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? सॉरी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या ऑब्जेक्ट क्या है, और सेंटेंस में क्या ऑब्जेक्ट है? ये लिख लो इतना, इंटरोगेटिव नेगेटिव लिख लिया अपना। क्या पूछते हैं बताओ वर्ब से? क्या सर जी बताओ? हाँ क्या, और दूसरा नाम क्या लिखता है? हाँ और हु नहीं सर जी, हुम। हुम, हुम और वाट, बस दो ही होते हैं। हुम और वाट का जो रिप्लाई होता है ना, क्या और किसको। प्राइमरी नहीं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है वो, ये लिख लिया इतना अपने ने। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो नरेशन पढ़ा देंगे आपको। इतना लिख लो है, ये 4 स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे छोटे छोटे। राइट्स लेटर। अब ये तो अफर्मेटिव हो गया, इसका नेगेटिव बनाओ, क्या बनेगा? हाँ he does not write a letter। आगे लिखो, she drove
ए कार। इसका बनाओ देखो, शी ड्रॉव ए कार। इसका नेगेटिव बनाओ, क्या होगा बताओ? शी डिड नॉट ड्राइव ए कार। हाँ लिख लो, शी डिड नॉट ड्राइव। ड्राइव और राइड में क्या डिफरेंस होता है? ये तो इसका हो गया नेगेटिव। अब आगे बनाओ इसका इंटरोगेटिव, क्या बनेगा बताओ? डिड शी ड्राइव ए कार। और बनाओ इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड शी नॉट ड्राइव ए कार। राइड और ड्राइव में क्या डिफरेंस होता है? ड्राइव क्या करते हैं सर जी? और राइड पीछे बैठते उसको क्या बोलते हैं? पिलियन ड्राइवर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? पिलियन ड्राइवर। वो तो बोलचाल में होता है, देखो वो तो स्पोकन होता है ना, उसमें बोलते हैं, पर अपने लिखने में सही लिखना एकदम। हाँ वो उसकी कॉन्टेक्टेड फॉर्म है, पर वो बोलने में होती है, लिखने में नहीं करना है अपने को। ऐसा ही लिखना है अपने को। वो RS और नंबर काट लेगा नहीं, आपको ऐसे याद रखना है। वो ड्राइव क्या करते हैं? क्या करते हैं ड्राइव बच्चे ना क्या क्या याद कर लेते हैं? एक होता है ना बात देखा है, और एक होता है BATHE। एक तो नाउन होता है, एक वर्ब होती है ना। ऐसे एक बच्चे ने याद कर रखा है कि सर ये तो खुले में नहाना और ये बाथरूम में नहाना। अब बताओ बच्चे कैसे कैसे पढ़ लेते हैं, कहाँ से पढ़ जाते हैं। एक वो मैरी होता है, मैरिड टू, मैरिड विद। वो ऐसे याद कर रखे है कि लड़का लड़की से शादी करेगा तो ऐसे मैरिड टू, और ना ऐसे लड़की से लड़का लड़की से करेगा तो मैरी। ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई रूल नहीं है ऐसे ग्रामर में। वो याद ही नहीं करना सर जी, वो तो गलत है ना। इतना लिख लो अपने। चले आगे, ऐसे लिख लो। पिछवाड़ा करूँ क्या वापस? वो कैसे होगा? लिख लिया सभी ने? लिख लो। ये कैसा लिखा है बताओ सेंटेंस? अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना। रेज का मतलब क्या होता है? रेज उठाना। और राइज नहीं नहीं। और उदय के अलावा खुद उठना। एक देखो, आपको इतना फर्क तो पता होगा ना। देखो अब लिखते ही समझ आ जाएगा। राइज मतलब होता है उठना, खड़े होना, जगना, कुछ भी। और रेज उठाना। अब इसमें तो किसी की जरूरत पड़ेगी ना उठाने में, तो इसमें नहीं पड़ेगी, अपने आप उठ सकता है इंसान, उठ सकता है। हाँ, और एक और होता है देखो, गिरना भी होता है। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। और गिराने के लिए क्या होता है बताओ? फैल। फैल का मतलब क्या होता है? गिराना। अब समझ गए ना आप? एक तो अपने आप गिरना, एक किसी को गिराना, पेड़ को गिराना। अब बताओ इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है फैल की? फॉल की बताओ, चलो पहले फॉल की, और आगे, और इसकी इसकी फैल की नहीं पता। इसकी तो होती है फॉल, फैल, फॉलन। और इसकी फैल नहीं नहीं, फैल्ड और फैल्ड। ऐसे ये तो गिरना, एक होता है गिराना, एक होता है उठना, एक होता है उठाना। ऐसे पता चल जाएगी सर जी,
सेंटेंस का मीनिंग होगा ना, पता चल जाएगा ना। द मैन फेल्ड द ट्री, ऐसे लिखा होगा ना, पता नहीं चल जाएगा आपको। द मैन फेल्ड द ट्री, आदमी ने क्या किया, पेड़ को गिरा दिया ना, अपने आप तो नहीं गिरा बस। और कोई बच्चा टेबल से अपने आप गिर जाए तो द चाइल्ड फेल, मतलब बच्चा अपने आप गिरा है ना बस। देखो एक सेंटेंस ऐसा लिखा है और एक ऐसा लिखा है, आप समझ जाओगे आराम से। द चाइल्ड फेल फ्रॉम दी चेयर, क्या मतलब होगा उसका बताओ। बच्चा चेयर से गिर गया, अपने आप गिरा, ऊपर वाले में क्या हो, दूसरे वाले में क्या है, पेड़ को गिरा है। उसको नहीं, ये आप 4 वर्ब ऐसे नोट कर लो, ये काम आएगी ना आपको लिखने में सेंटेंस। ये बहुत बेसिक बेसिक वर्ब है जो आपको पता होनी चाहिए एकदम। अब सचिन पायलट ने क्या किया बताओ, जो इशू था, मुद्दे को क्या किया, असेंबली में उठाया। राहुल गांधी ने क्या की, यात्रा की ना, उसका फायदा तो मिल गया देखो उसको, कर्नाटक इलेक्शन। कैसे सर नहीं पता, बहुत सारे मुद्दे हैं। हाँ दूसरी एक वो पार्टी उसने भी थोड़ा कम अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो हाँ, इसको मिटा देता हूँ। लिख लिए चारों, लिख लिए ना आपने, बेटा ना लिख लिए सर जी, आपने लिख लिए सर, पीछे पीछे। क्या नाम गुरु जी आपका, आपका नाम क्या, मुकेश जी, ठीक है जी, लिख लिया मुकेश जी, लिख लिया। अपने तो ये लिख लो ऐसे, ऐसे। आप देखो इसका नेगेटिव बनाओ, क्या अपने का बताओ। डिड, सॉरी वो नेगेटिव बनाना अपने को। सचिन पायलट, क्या बनेगा बताओ, डिड नॉट रेज द इशू। इशू का मतलब और क्या होता है बताओ, एक तो होता है मुद्दा, और वो तो वर्ब हो गई, और बच्चा होता है ना, उसका मतलब भी क्या होता है, इशू होता है। पूछते हैं लोग कि आपके कितने इशू है, मतलब बच्चे कितने हैं आपके, ऐसे लिख लो सचिन। हाँ हाँ, और क्या, सचिन पायलट डिड नॉट रेज दी इशू, आगे आप लिख लेना है। और बनाओ इसका इंटरोगेटिव बनाओ, देखो पेपर 4 के साथ साथ ना वो पेपर 2 भी बहुत स्कोरिंग है ना, उसको भी अच्छा तैयार करना है। अच्छा स्कोरिंग पेपर है बहुत, उसको अच्छा तैयार करना है साथ में। हाँ, और वो साइंस के लिए आप वही पढ़ना अपने राजस्थान बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी, और ज्यादा मैटर पढ़ने कोई फायदा नहीं। अभी आपकी क्लास लगी क्या साइंस की, लगी नहीं है ना, आज से है क्या, संजीव सर आएंगे क्या पढ़ाने के लिए। कौन, अच्छा डूडी सर, क्या संजीव सर आएंगे, वो सिलेक्टेड है अभी आरएस में पिछले में, और उनके नोट्स देखे थे मैंने, ऐसे नोट्स है देखो आप, जैसे बुक्स डाउनलोड कर रखी है राजस्थान बोर्ड की, मान लो 9th की, अब जो टॉपिक है ना सिलेबस में, उस टॉपिक के वही पेज प्रिंट निकाल रखा है उस बुक में से जो आरएस का टॉपिक है। ऐसे सभी किताबों में से, एनसीईआरटी में से निकाल लिया, अपनी खुद की इतनी सी बाइंडिंग बना रखी है। सोचो इंसान क्या पढ़ता है, सिर्फ जो राजस्थान बोर्ड की किताबें और एनसीईआरटी, उसका छोटा बाइंडिंग बना लिया अपना बस। हाँ दे दें, क्यों नहीं देंगे मैडम, देना ही पड़ेगा, देंगे, इंटरोगेटिव बढ़ावे देंगे ना मैडम, क्यों नहीं देंगे। हाँ देखो कितना सही है ना, और क्या कर रखा है ना, बीच में एक एक दो दो पेज खाली भी छोड़ रखे हैं ताकि अपना कुछ लिखना हो अलग से, कितना सही, कितने बेस्ट नोट्स हैं। और देख लो तुरंत सेलेक्ट हो गए वो, डिड सचिन पायलट रेज द, है ना। और लास्ट वाला कौन सा होगा, इंटरोगेटिव प्लस, हाँ ऐसे लिख लो, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव।
अगर सही से आदमी स्ट्रेटजी बना के तैयारी करे तो ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। हाँ क्या कहा उसमें? हाँ वो सारे लोग निकालते हैं, आपको पता है क्या? हम्म। मेरा रूममेट था, उसकी 102 रैंक आई थी पिछले RSP 18 में। हाँ जो हाँ 1-2 महीने में निकालते उनका तो मजबूत होता है, सही है। 4 महीने में मैथ्स निकाल रहे हैं तो फाउंडेशन कितना मजबूत होगा। हाँ मजबूत है 4 महीने। हाँ हाँ वो अर्पिता शुक्ला बहुत इंटेलिजेंट है, वो सुपर इंटेलिजेंट है, वो बहुत इंटेलिजेंट है। नहीं लेकिन सर जी वो क्या होता है ना, वो इंटेलिजेंट तो है ही, प्लस क्या होता है देखो अपने क्या होता है ना, इंटेलिजेंट वो वैसे ही होगी वो नीट एग्जाम में फाइट बिल्कुल पीजी अंडर 100 में जो बच्चे आ रहे हैं वो सारे ऑलमोस्ट इंडिया की टॉप 1-3 में। हाँ टॉप 1-3 में वहां भी से टॉप ही करते हैं, टॉप ही करेंगे वहां टॉप कर रहे हैं। ऊपर से उन्होंने उतना एफर्ट डाल के सर पहले इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो उन लोग और सर उनकी रटने की जो हाँ बहुत ज्यादा है। अब ये लिख लिया आपने, देखो उसके बाद बताता हूँ, लिख लिया आप, लिखते रहो। देखो अब वो टॉप क्यों कर रहे हैं सोचो आप, ऐसा अलग थोड़ी। आपको बात बताऊं सच क्या है, आप 1 घंटे या मैं 1 घंटे पढ़ेंगे ना अपने थक जाते हैं, अपने को से लगता है थोड़ा घूमते हैं पानी पीते हैं वो। और जो टॉप 100 में देखो किसी दिन तो उसके वो कुछ भी नहीं थी ना, सबसे पहले नीट का एग्जाम दिया भी तो होगा। वो बच्चे ऐसे होते हैं अब कि वो दिन में 10 घंटे पढ़ सकते हैं 1 घंटे बैठ के, मतलब एक जगह बैठ के, बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी टॉप उन्हीं टॉपरों ने किया है, ऐसे ऐसे लोगों ने भी टॉप किया जो जो नहीं है बहुत बड़ी बड़ी IIT से एमबीबीएस कुछ नहीं उनके पास, सीधा BA किया है। बीकानेर से हमारे मान लो एक प्रेम सिंह जी डेलू है, वो तो सीधा बीकानेर से BA कर रखा था, उन्होंने भी तो एग्जाम क्लियर किया है। जो देखो 1 घंटे मतलब एक जगह बैठ के 10 घंटे पढ़ सकता है ना, वो कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। हाँ LDC पटवारी शुरू किया था ना। हाँ रवि शाख देखो, और क्या, और वो एक हिंदी लिटरेचर है। हाँ नहीं होता, नहीं होता, प्रैक्टिस कम रह जाती है तो सर नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। बेटा तो इस आगे चलूं, सब खेल प्रैक्टिस का हो, बस सब खेल प्रैक्टिस का। अब सचिन जैसे प्लेयर है देखो, मतलब भगवान है ना क्रिकेट के, उनको भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। लोग बहुत मेहनत करते हो, लोग बहुत मेहनत करते हैं, अपने वैसे लगता है कि मतलब मेहनत बहुत। हाँ बताओ कितनी मेहनत करते हैं। देखो अपने को तो ये जो 1 साल पढ़ेंगे उसको परफॉर्म करने के लिए 12 घंटे मिलेंगे है ना, एक ओलंपियन को तो क्या 9-10 सेकंड मिलते हैं वो। हाँ वो डेडिकेटेड है, हम नहीं है, सही बात है, बहुत फर्क है सर। हाँ लिख लिया इतना, वो स्ट्रक्चर समझ गया आप, नेगेटिव करना, इंटरोगेटिव बनाना, छोटा छोटा छोटा। अब देखो अब आगे से लिखो, हिंट्स या आइडेंटिफिकेशन। अगो का मतलब क्या होता है? अगो पहले, बिफोर का अर्लियर, प्रायर। हाँ मीनिंग ऐसा नहीं है, देखो सबके मीनिंग अलग अलग होते हैं। हाँ यूज अलग अलग है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो अगो का क्या बना देते हैं? बिफोर। अगो को क्या बना देते हैं? बिफोर। ऐसे लिख लो, हिंट्स और आइडेंटिफिकेशन। अब देखो एक ऐसे लिखा होगा यस्टरडे, मतलब हाँ बीता हुआ कल ना, डे बिफोर, यस्टरडे। एक लिख लो अगो, अगो का मतलब पास्ट में पहले, आज से 10 साल पहले 20 साल पहले से बोलते हैं ना अगो। और देखो वंस का मतलब क्या होता है? एक बार, वंस देयर वाज ए किंग ऐसे बोलते हैं ना, वंस देयर वाज ए थर्स्टी क्रो, एक बार क्या था, ये कैसे। और लिखो लिखो दी लास्ट डे। लास्ट डे का मतलब क्या हो गया? वही पिछला दिन, बीता हुआ दिन। दी लास्ट नाइट।
और लिखो देखो, दी लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का मतलब क्या होगा मुकेश जी? पिछला महीना, लास्ट ईयर, पिछला साल। बस और लिखो देखो, अब ऐसे लिख लो देखो कि लास्ट लास्ट दी लास्ट प्लस टाइम, मतलब लास्ट के साथ कोई भी समय लिख दो आप, लास्ट मिनट भी लिख दो, उसका मतलब भी क्या होगा? पिछला मिनट, लास्ट आवर लिख दो, पिछला घंटा, कुछ भी लिख दो, लास्ट के साथ समय लिख दो, इतना लिख दो, लास्ट प्लस टाइम। आई सॉ ए ड्रीम का मतलब क्या होता है बताओ? ए ड्रीम लास्ट नाइट, आई सॉ ए ड्रीम लास्ट नाइट। और सो का मतलब क्या होता है? और सो कैसे करते हैं, सी कैसे करते हैं? खुली आंखों से करते हैं। हो सकता है क्या ऐसा, आई सॉ ए ड्रीम लास्ट नाइट? सी करना क्या होता है? देखना। और देखता कब है इंसान? आंखें खुली हो तब। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आई सॉ ए ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने एक सपना देखा? हो सकता है क्या? नहीं नहीं, आपने तो, आप क्या कह रहे हो मैंने देखा? आई मतलब मैं, और मैं कौन हूं देखने वाला? आप देख रहे हो, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए ना, तो आप कैसे देखोगे एक सपना? सो आई ड्रीम लास्ट नाइट, या फिर आई हैड ड्रीम लास्ट नाइट, इतना लिखा। मतलब आई सो नहीं कर सकते ना मुकेश जी, देखेंगे अब। अगर आपकी आंखें बंद है तो आप एक सपना कैसे देखोगे? गलत है सर, क्यों गलत है सेंटेंस? उसकी जगह क्या होना चाहिए? आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, या आई ड्रीम्ड लास्ट नाइट। हाँ, सोया सी है। ये देखो, सी, वॉच, सब में फर्क होता है थोड़ा थोड़ा। वॉच का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखना। टीवी को सी नहीं करते हैं, टीवी को क्या करते हैं? वॉच करते हैं ना। वॉच वॉच मतलब ध्यान से देखना। लिख लिया, लास्ट टाइम लिख लिया। अब इसके आगे लिखो देखो, वॉच है कि सर जी? द प्रीवियस डे, या नाइट, या प्रीवियस मंथ, कुछ भी लिख सकते हो ना। या कोई भी टाइम लिख दो आप, ऐसे कोई भी टाइम लिख दो। हाँ, कुछ भी लिख दो इसके बाद ना। टाइम लिख दिया मतलब आप कुछ कोई भी समय लिख सकते हो। इन सभी के साथ क्या आएगा? ऐसे दिख रहा है ना आपको यहां तक नीचे? इन सभी के साथ आएगी, ऐसे लिख लो, बड़ी सारी बना लो, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपकी क्लास का टाइम तो नहीं हो दूसरी क्लास का? हो गया सर जी? नहीं हुआ होगा, टाइम होगा अभी तो। अच्छा, कोई नहीं, चलो ऐसे लिख लिया। कोई नहीं, आएंगे तब तो अपने पढ़ते रहते हैं, आएंगे तो अपने कह रहे कोई बात नहीं। वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख लो, ठीक है? इनके सभी के साथ क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे चलो, ऐसे लिखो देखो। 4 बजे तक है सर, कोई। पहले आपके पता है कैसे क्वेश्चन आते थे आरएस के अंदर? ऐसे फिल इन द ब्लैंक आता था। अब क्या आपको पता है? हाँ, ऑप्शन भी आते थे भरना, मतलब ऐसा नहीं आता था मैडम, ऐसे आता था, ऐसे यहाँ ऐसे लिख देता था गो, ठीक है? हाँ, 12 तक आते थे, ऐसे गो लिख देता था और आपको लिखना होता था। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर आपको जब चीजें आती है तो आपसे चाहे कैसे भी पूछे ना, अगला फिल इन द ब्लैंक में पूछे, एरर में पूछे, आप तो कर दोगे आराम से। इसमें क्या आएगा बताओ मुकेश जी? बस क्या आएगा? क्या आएगा? वेंट। वेंट का मतलब लास्ट। आपको कैसे पता चला बताओ?
अब देखो ये तो आते थे आपके पहले, अब कैसा आएगा क्वेश्चन, ही गोज टू मुंबई लास्ट मंथ। अब ऐसा आएगा ना भाई, पहले तो ऐसा आता था फिल इन द ब्लैंक, अब कैसा आता है, अब ऐसे आता है। अब इसमें क्या सही करोगे बताओ, और एक बात बताओ, अगर आप इसको भी हटा दो तो भी सही नहीं हो सकता क्या? अब हाँ, लेकिन आप सोचो आपने इसको हटा दिया तो अभी तो सही है ना सेंटेंस, मुकेश जी सही है ना, सही है ना एकदम। तो ऐसा आपने क्यों किया कि आपने उस गोस का इवेंट बनाया, क्योंकि बताओ क्यों? नहीं, हाँ, कम क्यों नहीं कर दोगे कम, क्यों नहीं कर दोगे कम कम ज्यादा कर थोड़ी, नहीं ऐसा नहीं होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। दो चीजें होती है, एक होता है टाइम और एक होता है टेंस। टेंस कौन है इसमें, ये वर्ब की फॉर्म, ये कौन है टेंस, और ये कौन है बताओ, ये टेंस नहीं है, ये टाइम है, वो टाइम है ना। टाइम और टेंस में से हमेशा टाइम को रखना है, टेंस को चेंज करना है। किसको रखना है, टाइम को रखना है, टेंस को चेंज करना है। टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, टेंस उसके आगे बहुत छोटी चीज है, देखो है ना। टाइम को सही मानना है और क्या करना है, टाइम के हिसाब से टेंस को चेंज करना है। कभी भी टेंस के हिसाब से टाइम चेंज नहीं होता है। आपने किया बिल्कुल सही था, कोर्स का इवेंट बनाया था, पर आपको वजह नहीं पता थी कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि देखो कभी भी क्या होता है, टाइम को चेंज नहीं करना होता है। यस्टरडे लिखा है तो आगे वेंट करेंगे, ऐसा नहीं कि यस्टरडे को हटा देंगे, ऐसा नहीं करना है। टाइम हमेशा सही होता है, कैसे कुछ भी लिखा हो टाइम को क्या होता है, सही होता है, और टेंस को क्या करना होता है, उसके अकॉर्डिंग सेट करना होता है बस। बनाया आपने बिल्कुल सही था, लेकिन आपको वजह नहीं पता थी। वजह ये होती है, क्या होती है बताओ, टाइम हमेशा सही होता है, टेंस को चेंज करना होता है बस। टाइम हमेशा क्या होता है, सही होता है, और टेंस को चेंज करना होता है। याद रख लोगे इतनी सी बात छोटी सी। देखो पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, फिल इन द ब्लैंक में भरना है, पर अभी आपको चीज बहुत छोटी लग रही है, पर एग्जाम में पता है आपको ऐसे अचानक से दिमाग घूम जाएगा और आप सोचोगे यार इसको हटा देते हैं तब भी सही हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है अपने कभी भी। हाँ, टाइम हमेशा सही होता है, टेंस को चेंज करना है। ऐसे लिख लो इन दोनों को इसको लिख लो वेंट। मैं तो आपको है ना ये चीजें बहुत आसानी से बता देता हूँ। अब मैंने पता है बड़ी मुश्किलों से निकाल निकाल के सीखी है, कहाँ कहाँ से भाई ये कितनी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि टाइम के अकॉर्डिंग ही टेंस को चेंज करने, टेंस के अकॉर्डिंग टाइम कभी नहीं बदलेगा, टाइम हमेशा सही होता है। साइंस वाले सर से आप ना सही में नोट्स ले लेना, वो बहुत बढ़िया नोट्स है। हम्म हाँ, चलो अच्छा इसमें बताओ क्या, क्या मतलब होगा बताओ, क्या आएगा मुकेश जी? और ये देर क्या है यहाँ पे, देर ये एक डमी सब्जेक्ट है। क्या है, डमी, डमी मतलब नकली। असली सब्जेक्ट कौन है, इसके पीछे लिखा है जो एक इंक। डमी होता है ना, डमी तो आप मतलब समझते हो, मोबाइल खरीदने जाते हो डमी मोबाइल होते हैं ना रखे हुए, मतलब नकली है वो। ये डमी सब्जेक्ट है, नकली सब्जेक्ट है। असली सब्जेक्ट कौन है, एक इंक बस। और यहाँ पे एक किंग की जगह ऐसे लिखा होता थ्री किंग्स, तो क्या आता वर, है ना। तो क्या आता वर, और किंग लिखा है तो कौन आएगा, वॉज। तो मतलब देर से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, क्यों, देर क्या है, एक नकली सब्जेक्ट है बस। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, एक नकली सब्जेक्ट है। कौन से, डूडी सर, डूडी सर और डिपार्टमेंट में दूसरे, आगे चले। इसका मतलब क्या बताओ इस बात का, वंस देयर वाज ए किंग, एक राजा था।
सही में एक राजा था, मतलब इस बात का मतलब है। आगे हाँ बताओ सर जी, हाँ बताओ। किसमें? एक्स सर्विसमैन में? एमई में नहीं दे रहा, ऐसे कह रहे हो आप? हाँ, क्योंकि वो बताऊं ग्रुप सी में आती है वो। हाँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है वो ग्रुप सी में आता है, और जो एक्साइज इंस्पेक्टर होता है ना वो ग्रुप बी में आता है। आप ना वो नोटिफिकेशन आए ना उसको देखा करो अच्छे से, उसमें लिखा है वो नहीं 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 देगा, एलिजिबल ग्रुप सी के लिए। ऐसे लिख लो। हाँ, बैंक मैनेजर बनाते हैं उनको। बैंक में उनको क्या मिलता है? पे प्रोटेक्शन भी मिलता है, ऐसे लिख लो। होता है। अब देखो इसमें क्या आएगा बताओ? ज्वाइंड क्या आएगा? ज्वाइंड, आई ज्वाइंड दिस कोचिंग लास्ट मंथ, पिछले महीने मैंने क्या किया? इस कोचिंग को ज्वाइन किया। अब इसका इंटरोगेटिव तो आप बना दोगे, डिड आई ज्वाइन, नेगेटिव आई डिड नॉट ज्वाइन, इंटरोगेटिव नेगेटिव डिड आई नॉट ज्वाइन। काम करते हैं ज्यादातर लोग, काम करते नहीं डिपार्टमेंट में। आगे करो, लिख लिया इतना सबने आप लोगों ने। आप लग जाओ बस, खूब मजे हैं बाद में, कोई काम नहीं है। और अब ये थोड़े दिन है ये नौकरी वोकरी, आप देखो अपने निकाल लो जल्दी से, मजे हैं वो कुछ नहीं। अब आके देखो, वो लिख लिया आपने, हिंट आइडेंटिफिकेशन में लिखा सब कुछ है ना। अब ऐसे सेकंड नंबर पॉइंट और डाल लो इसका, डाल लो सेकंड नंबर पॉइंट। आइडेंटिफिकेशन का पहला पॉइंट तो वो था यस्टरडे वाला, अब ये सेकंड पॉइंट है। इसमें ऐसे लिख लो इट, ये पढ़ा है क्या आप लोगों ने? किसी ने पढ़ा? पढ़ा है मैडम आपने? और इसके अलावा इट इज अबाउट टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम। इसका मतलब क्या है बताओ? कौन सा आईटी वाला? पता नहीं चलिए। इसका मतलब क्या है? देखो इन तीनों का ही मतलब ये है कि उचित समय। हाई टाइम का मतलब उचित समय, अबाउट टाइम का मतलब लगभग यही उचित समय है ना। ऐसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम और इट इज अबाउट टाइम, और इसके ऊपर ऐसे लिख लो उचित। अबाउट का मतलब ऐसे लगभग भी होता है ना, ऐसे का ना, ये इज अबाउट टू अराइव मतलब लगभग आने वाला है, तो ही इट इज अबाउट टाइम मतलब लगभग यही उचित समय, इट इज हाई टाइम का मतलब एग्जैक्ट यही उचित समय, इट इज टाइम का मतलब यही मतलब उचित समय, ऐसे लिख लो। इन सभी के साथ क्या आता है? आपने पढ़ा है क्या किसी ने पहले? मुकेश जी पढ़ा है क्या आपने? पढ़ा है क्या मैडम? नीचे वाले का मतलब नहीं पता? अबाउट का मतलब ना, अच्छा पढ़ा नहीं है क्या? हाँ एकदम सही समय। हाई टाइम का मतलब एकदम एग्जैक्ट सही समय आ गया है ना, और अबाउट टाइम का मतलब लगभग यही सही समय, और इट इज टाइम मतलब लगभग यही उचित समय है। मतलब तीनों का मतलब आप ये मान लो कि यही उचित समय है, बस इतना सब। और आप ये भी याद नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना याद रखना क्या, इनके साथ अगर सब्जेक्ट लिखा हो तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी? सेकंड। और अगर टू लिखा हो तो वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी बताओ? फर्स्ट फॉर्म है। टू के साथ हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आती है? फर्स्ट। ये आपको याद रखना है बस। सब्जेक्ट मतलब आई वी यू दे, किसी का नाम, वो क्या सब्जेक्ट? सब्जेक्ट नहीं समझे आप? कुछ भी, आई वी यू दे, किसी का नाम, कुछ भी मान लो।
और टू तो सीधा टू ही लिखा होगा, टू बस। ये पढ़ा क्या किसी ने पहले? पढ़ रखा किसी ने? अब देखो बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल लिखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक बात आप याद रखना, देखो कभी भी ऐसे मत लिखना एग्जाम्पल, ठीक है? ऐसे मत लिखना। जैसे देखो इंग्लिश में नहीं काम आएगा ये चीज, इंग्लिश में तो कहीं नहीं लिखने आपको एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको पॉलिटी में तो लिखने पड़ते हैं ना, ऐसे उदाहरण के तौर पर ऐसे लिखते हैं ना वो। जैसे मान लो कोई भी हो तो ऐसे मत लिखना आपका ना, इजी लिखना है हमेशा आपने को ऐसे। और वो भी कैसे लिखना है? स्मॉल लेटर में, क्योंकि इसका मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है बताओ? एक्सरसाइज होता है इसका। हाँ थोड़ा सा ध्यान रखना आप ना, इजी लिखना। अब इसका लिखो, देखो इट इज हाई टाइम you should have joined ऐसे इट इज हाई टाइम यू शुड हैव जॉइंड द लक्ष्य RS। अब ये मान लो आपके RS के एग्जाम में आया है और आपको इसको करेक्ट करके रीराइट करना है सेंटेंस को। ऐसा ही आएगा मान, देखो। अच्छा, शुड हैव का मतलब क्या होता है बताओ? करना चाहिए था। करना चाहिए का मतलब शुड। देखो सिर्फ शुड लिखोगे मतलब करना चाहिए। आई शुड ज्वाइन मतलब मुझे ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसे भी तो बोलते हैं ना अपने कि करना चाहिए था, यार आपको ये काम करना चाहिए था। तो अब शुड की तो कोई सेकंड फॉर्म तो होती नहीं है, तो इसको कैसे बनाते होंगे? शुड हैव लगा देना है बस, है ना। अब चलो उसको तो छोड़ो, अब ये देखो ये लिखा सेंटेंस आपके एग्जाम में आया, आपको इसको सही करके रीराइट करना है। क्या करोगे बताओ? अगर आप इसकी हिंदी करके देखोगे ना, हिंदी करके देखो क्या है इसकी, बताओ। यह उचित समय है आपको लक्ष्य RS की कोचिंग ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी। एकदम सही बन रही है ना, देखो हिंदी। बस वो एग्जाम वाला क्या करेगा, उसको पता है कि बच्चा क्या करेगा, बच्चा बिना पढ़े नहीं आएगा, बच्चा पढ़ के आएगा, बच्चा सीख के आएगा। क्या कि शुड हैव का मतलब क्या होता है? करना चाहिए था। बच्चा ये भी पढ़ के आएगा हाई टाइम का मतलब क्या है? उचित समय। फिर बच्चा क्या करेगा? इसकी हिंदी करेगा, और उसको हिंदी कैसी लगेगी? बिल्कुल सही लगेगी। और वो बच्चा क्या कर देगा? गलती कर देगा। अब बताओ कैसे सही करेंगे इसको? देखो यहाँ शुड नहीं लिखा ना कहीं भी, शुड हटा देंगे, हैव हटा देंगे। हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वो सेकंड, वो थर्ड फॉर्म है ना, उसको भी हटा देंगे। लिखेंगे उसी को ही दोबारा, लेकिन दोबारा से लिखेंगे। ऐसे लिख लो, जो लिखना तो है तो वही सेम ही मुकेश जी, वो भी थर्ड फॉर्म ही है। सेकंड फॉर्म भी ऐसी लिखी जाती है, पर अपने तो क्या मानना है कि वो थर्ड फॉर्म है, उसको एक बार काटेंगे, दोबारा से सेम की सेम लिख देंगे, है ना। अब देखो ये यू क्या था? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। और अगर ये यू नहीं आता तो क्या लिखते? काटेंगे मतलब ऐसे ही दोबारा से लिख देंगे ना सेंटेंस। काटेंगे मतलब नहीं समझेगा आप? हाँ बस, हाँ बस दोबारा लिख देना सेंटेंस को। ये थोड़ा सा ऊपर कैसे जाएगा ये ऐसे? हाँ देखो काटेंगे मतलब, काटेंगे मतलब आप ऐसे लिख लो, देखो शुड हैव जॉइंड ऐसे लिख लो, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में क्या करना है, ये गलत है, अब इसको सही करके लिखना है। और वो काटेंगे तो मैंने इसलिए काट के लिख दिया, मैं तो तब पूरा लिखना पड़ेगा। इट इज हाई टाइम यू जॉइंड दी लक्ष्य RS। ऐसे करना है, मतलब वो काटने का मतलब ये था कि हाँ, ये मैंने बताया ना आपको कि आपको इट इज टाइम इतना तो लिखा मिलेगा, इसमें तो कुछ हटाना नहीं है। इसके बाद अगर सब्जेक्ट लिखा होगा ना, तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी है। वुड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उसमें वर्ब तो लिखी होगी, सबको हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख देनी। समझ गए?
देखो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा होगा ना, उसमें एक वर्ब लिखी होगी, उस सब कचरे को तो कर देना साफ और उस वर्ब की बना देनी सेकंड फॉर्म, बस। और आपको क्या करना, कुछ भी लिख सकता है वो यहाँ पे, शुड हैव जॉइन की जगह सीधा कुछ जॉइन भी लिख सकता है वो, सिर्फ जॉइन भी लिख देगा तो क्या कर देंगे अपने, जॉइंट बना देंगे। कुछ भी लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। वो शुड नहीं लिख के यहाँ पे क्या लिख देगा, हेड जॉइंट लिख देगा, तभी अपने को क्या कर देना है, बस जॉइंट बना देना उसका, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, गया है? तो ये कैसे आएगा अब, कोई नहीं, चलो अपने क्या लिख लेंगे, ऐसे लिखो, देखो इट इज अबाउट टाइम he had started a new business। अब बताओ क्या करेंगे, बताओ, कितना सिंपल है। देखो ऐसा कैसे लिखना है आपको, ये सीख जाओगे आप, देखो थोड़ा रटना पड़ेगा अपने को, उनको सीख जाओगे। he started a new business, बस। इतना सा लिख लो। आप सबको समझ में आ रहा है क्या इसे, हेड हटाना है बस। देखो वो ये जो है लिखा है ना, हेड स्टार्टेड, एक्चुअल में क्या है, हेड है और हेड के साथ वर्ब की कैसी फॉर्म है, हाँ। देखो वो भी स्टार्टेड है, ये भी स्टार्टेड है, पर दोनों में डिफरेंस है, वो थर्ड फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है। लिखने में एक जैसी होती है पर फिर भी अलग अलग है। देखो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं ना, आप और आप ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये जितने भी इट इज अबाउट हाई टाइम वाले लिखे, इनका क्या मीनिंग होता है आप कल देख के आना, ठीक है? आप पूरी क्लास को बताना है कि इनका मतलब क्या है। ये जो बात लिखी है ना, इट इज अबाउट टाइम ही स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, इसका मतलब क्या है? और मैं आपको एक हिंट देता हूं, क्या जो आप सोच रहे हो ना वो इसका मतलब नहीं है। जो आप सोच रहे हो ना इसको देख के कि ये होगा, वो इसका मीनिंग नहीं है। आप बताओ मैडम, इसमें बताओ, चलो इसमें बताओ। नहीं देखो, जो बाकी बच्चे ना उनको एक बात बता दूं, जो आरएस में आएगा, जो आपके काम की चीज है वो मैंने आपको सिखा दी, आपके नंबर कहीं नहीं घटेंगे। ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं इनको ऐसे टास्क दे रहा हूं कि इसका मीनिंग देख के आएंगे बच्चे, कि इसका मीनिंग है। आप भी देख के आ सकते हो, आपके पास गूगल है ना, सर्च करना अपने किसी, नहीं आप देख के आना, देखो आप देख के आना। हाँ शुरू करें ना मैडम, ऐसा नहीं है इसका मतलब। मैंने आपको क्या हिंट दिया कि जो आप सोच सकते हो ना वो इसका मीनिंग नहीं है, इसका मीनिंग कुछ और है। ये जो लाइन लिखी है ना, सही करनी आप सबको आ गई। जितना आरएस के एग्जाम में आएगा ना, आपको मैंने सिखा दिया। आरएस इससे भी आप आईएएस का भी दोगे ना, उसके लिए भी सिखा दिया आपको, है ना। लेकिन एक छोटी सी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको क्या कह रहा हूं, आप इसका एग्जैक्ट मीनिंग देखोगे, आप सभी देख सकते हो आजकल तो गूगल में, यूट्यूब पे, कि ये जो लाइन होती है इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, हाई टाइम के बाद जो सेंटेंस लिखा होता है, इसका हिंदी में सही अर्थ क्या होता है, मतलब इस बात से कौन क्या समझता है। आप किसी अंग्रेज को बोलोगे तो इसे समझेगा क्या वो, है ना। वो आप कल देख के आना, ठीक है। वो मीनिंग नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो मीनिंग क्या नहीं है, नहीं है वो मतलब नहीं है इसका, ना इसका मतलब कुछ और है। आप देख के आना सब लोग, कल मैं बता दूंगा, पर एक बार आप थोड़ी कोशिश तो करो। अभी मैं बताऊंगा ना, आपको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। जैसे आपको कल बताया था ना, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 10 years, आपको क्या लगा ऐसा नहीं हो सकता, पर वैसा होता है। तो आप इसका कल मीनिंग देख के आना, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका मीनिंग क्या होता है। देखो बहुत सारी चीजें होती है, देखो बताऊं, ये लिखना मत आप, है कल लिखवाऊंगा ये, आज की क्लास हो गई उतनी, ठीक है। ये एक बार आप देखो इसे, शी कॉल्स मी एज इफ
आज की क्लास हो गई है, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है बताओ, देखो इसमें क्या आएगा पहले तो ये बताओ, वर। और इसका मतलब क्या है, वाज क्यों नहीं आएगा बताओ, ये जो वॉस लिखा नहीं क्यों नहीं आएगा। देखो मैंने आपको एक सेंटेंस लिखा था, वंस देयर वाज ए किंग, लिखा था ना, है ना। आई वॉज ए पुलिसमैन, है ना। आपका आई वॉज ए स्टूडेंट, आई वॉज ए टीचर, क्या मतलब उसका, मैं एक अध्यापक था, मैं एक पुलिसमैन था, सच में था ना, था। और बताओ, अब एक बात सोचो, अगर आप ऐसे लिख दोगे वॉज, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो सच में उसकी वाइफ थी, लेकिन ये बात क्या कह रहा है, शी स्कॉल्ड्स, वो मुझे डांटती है। एज इफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि, मुकेश जी अपने ऐसे बोलते हैं जैसे कि, वो तो ऐसे करता है नाटक जैसे कि वो क्या हो, वही जयपुर का राजा हो। इसका मतलब क्या है, वो नहीं है ना, तभी तो ऐसी बात कह रहे हैं। वो तो ऐसे कर रहा है कि जैसे कोई वही जयपुर का राजा, इस बात का मतलब क्या है कि वो नहीं है, तभी तो हम ये बात कह रहे हैं। वो तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई, वो तो मोदी है, ऐसे बोलते हैं ना अपने। वो तो ऐसे कर रहा है जैसे कोई ताना सा, वो तो हिटलर है जैसे, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, इसका मतलब क्या है कि वो नहीं है ना। अब देखो अगर आप वहां पे वॉज लिख दो कि इस बात का मतलब क्या हो गया, शी वॉज माई वाइफ का मतलब वो तो उसकी पत्नी हो गई, ये तो गलत बात हो गई ना। तो वहां पे क्या लिखना पड़ेगा बताओ, वर। क्या लिखेंगे, वर। और इस वर का मतलब क्या है कि वो नहीं है, वो ऐसे डांटती है जैसे कि वो क्या हो, मेरी मेरी वाइफ हो ऐसे। और अपने ने कल भी सेंटेंस पढ़े थे ना, इफ आई वर ए किंग, अगर मैं एक राजा होता, सच में क्या है वो नहीं है ना, इसलिए वो क्या लगाया, वर। इसलिए क्या लगाया, वर। अब देखो सेंटेंस कुछ लिखा था और मतलब क्या है, कुछ है। वर की जगह वॉज कर दोगे मतलब क्या हो जाएगा, उसकी पत्नी हो जाएगी वो। और वर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, उसकी पत्नी नहीं होगी, बस। ऐसे ही वो जो सेंटेंस लिखा ना इट इज टाइम वाला, उसका मीनिंग कुछ और है, आप लोग कल देख के आना, ठीक है। ये मिटा देते हैं। वो आप उनसे पूछना, अभी आएंगे तब, मेरे हिसाब से तो मैडम वही पढ़ाएंगे, वही सर पढ़ाएंगे। संजीव नाम है मैडम शायद उनका, वो साइंस पढ़ाएंगे या फिर टेक पढ़ाएंगे, आप उनसे पूछ लेना ना, अभी आएंगे सर तक। बताओ सर जी, किसको, किस वाले को, इट इज टाइम वाला, इट इज अबाउट टाइम। नहीं देखो आपको एक बात बता दो, जो आपके एग्जाम के काम का था ना वो मैंने आपको बता दिया, आपका सवाल गलत नहीं होगा। अब जो आपको उसके बाद जो काम दिया ना वो एक एक्स्ट्रा काम है, कि आप देखो आपको थोड़ा पता चले कि ये भाषा क्या है, इंग्लिश है क्या, है ना, क्या है, हम क्या सीखते हैं क्या करते हैं, वो सब थोड़ा सा ऐसे ही देख के आना, आपको अच्छा लगेगा देख के, इसलिए कह रहा हूँ। बाकी एग्जाम के लायक मैंने पूरा बता दिया आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है चलिए, थैंक यू।